तो एक तो युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बात की जाए, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो उसकी भी बात करें। पहले हम बात कर रहे थे जो भारत में चल रहा था, अब कुछ विदेश में चल रहा है तो उसकी भी बात करें। भारत में भी आएंगे, उसी से जुड़ी हुई चीजें, भारत में क्या है, कैसे क्या हो सकता है। युद्ध के संदर्भ में एक चीज है कि इससे काफी कुछ शिक्षा भी मिलती है कि कुछ चीजों की तैयारी भी करनी चाहिए। इसमें ऐसा लगता है कि कुछ तैयारी निगेटिव है। कई बार जब हम आदर्शों को पढ़ते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, तो राष्ट्र के रूप में व्यक्तिगत रूप से वो आदर्श और सिद्धांत बहुत उपयुक्त लगते हैं, लेकिन राष्ट्र के रूप में जब देखते हैं तो वो आदर्श और सिद्धांत कई बार ठीक नहीं लगते, क्योंकि राष्ट्र में आपको पूरे राष्ट्र की रक्षा करनी होती है। तो मुझे लगता है कि जब राष्ट्रपति यूक्रेन का अगर ये कह रहा है कि हर नागरिक को बंदूक पकड़नी है और हर नागरिक को सैनिक बनना है, तो ऐसे में जो नॉन वायलेंस को प्रमोट करने वाले लोग थे या जो नॉन वायलेंस की बात करते थे यूक्रेन में, वो भी तो बंदूक पकड़ के ही खड़े हैं, क्योंकि वो तो प्रत्येक नागरिक का धर्म हो गया कि राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़ा होना है। तो यहाँ तो अहिंसा का सिद्धांत ही गड़बड़ा गया, एक चीज। दूसरी चीज की पर राष्ट्रपति तो ये अभी आए हैं, लेकिन पुराने राष्ट्रपति ने जो मिन्स्क का एकॉर्ड है या और जो समझौते रशिया के साथ हुए थे जब वो यूक्रेन बना था, तब से लेके अब तक उन्होंने परमाणु जखीरा खत्म किया, अपना मिसाइलें खत्म कर दी और कहा कि आप एटॉमिक पावर नहीं रहेंगे, आप परमाणु ताकत नहीं रहेंगे, तो अपना परमाणु ताकत खत्म करो। तो रशिया को दिखाओ कि अब आप परमाणु ताकत नहीं हो। लेकिन अगर वो परमाणु ताकत होते तो शायद रशिया, क्योंकि हम रशिया पे परमाणु बम फोड़ देंगे अगर तुम हमारी तरफ आए तो एक ये है कि किसी के कहने से अपनी ताकत खोनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें भारत को भी सीखनी चाहिए इससे। दूसरा, केवल नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, अपनी वायलेंट पावर भी बना के रखनी पड़ती है। तो युद्ध बहुत सारी चीजें, युद्ध थोड़ा सा, आज मैं नोआल हरारी को भी पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर में ही उनका है हिंदी में, आप आर्टिकल पढ़ना चाहें तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन का उन्होंने कॉपी किया है, आज का दैनिक भास्कर देख लीजिएगा। तो उसमें युवाल नोआल हरारी जो काफी अच्छा लिख रहे हैं, वो उनका आर्टिकल है जिसमें वो बोल रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पहली बार युद्ध देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो युद्ध हैं वो अलग प्रकार के हैं। और नेटो अगर शामिल हो जाता है तो वो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। नेटो शामिल नहीं भी हो रहा है तो आज जैसे जेलेंस्की बोल रहा है, राष्ट्रपति की हथियार देना शुरू कर दिया है यूरोपियन कंट्रीज ने, फ्रांस ने तो भेज भी दिया, और भी नेटो के मेंबर्स दे रहे हैं, हमको आर्म्स एम्यूनिशन अवेलेबल करा रहे हैं। तो हथियार अवेलेबल करा देना भी एक तरह से पार्टिसिपेशन ही है। और किसी दिन हथियार अवेलेबल करा दिए और अगर खुद भी आ गए लड़ने के लिए उनके सैनिक भी, कि बहुत हो सकता है कि एग्जॉस्ट करना चाह रहे हो, रशिया को एग्जॉस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि रशिया के पास भी 2 से 3 लाख सैनिक हैं, ज्यादा नहीं है। तो एक बार एग्जॉस्ट हो जाएगा और काफी सैनिक डैमेज हो जाएंगे और काफी कुछ नुकसान पहुंच जाएगा, फिर अगर वो आते हैं पिक्चर में तो फिर आकर के बिल्कुल पूरी खत्म कर सकते हैं, हमेशा की स्थिति बेकार भी हो सकती है। तो कुल मिला के वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकता है। और फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर ने यही बताया है कि छोटी सी चिंगारी होती है, हल्का सा कोई झगड़ा होता है, बाद में वो वर्ल्ड वॉर में बदल जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था, सेकंड में भी यही हुआ था। एकदम भयानक शुरुआत नहीं होती, शुरुआत छोटी होती है, बाद में वो वर्ल्ड वॉर बन जाता है। तो कुछ भी हो सकता है और बहुत छोटा सा रास्ता भी हो सकता है कि एक छोटा सा रिजल्ट, कुछ ऐसा प्यारा सा रिजल्ट आ जाए, पर अब मुश्किल है। अब मुझे नहीं लगता प्यार भरा सुखद कोई रिजल्ट आना, क्योंकि डैमेज तो काफी कुछ हो चुका है। तो यहाँ काफी चीजें सीखने की है। आलोचना करते वक्त भी हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि यदि कोई इमरजेंसी के लिए प्रिकॉशन ले रहा है और इमरजेंसी के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये भी एक प्रकार की बुद्धिमानी है, क्योंकि 4-5 चीजें देखने में आई है। पेंडेमिक आने से पहले सब कुछ एकदम शांत सा था, किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा भूचाल आने वाला है।
महामारी जब आई उससे पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब ये महामारी आई और पहली बार लॉकडाउन लगा था, एक दिन का जनता कर्फ्यू 22 मार्च 23 मार्च वाला जो आप याद करते हो, किसी ने ये सोचा थोड़ी था कि अब एक एक 1.5 साल तक हम बंद रहेंगे या लंबे लंबे लॉकडाउन होंगे, 2-2 3-3 महीने तक मार्केट नहीं खुलेंगे या हम लोग जा नहीं पाएंगे बाहर, ये किसी ने सोचा नहीं था और अचानक से हो गया। ठीक ऐसे ही यूक्रेन के मामले में अचानक से क्या हो रहा है और हो सकता है वो वर्ल्ड वॉर बन जाए। ठीक ऐसे ही क्लाइमेट चेंज में हमको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 20 साल से बोल रहे हैं ग्रीन हाउस बढ़ रहा है, बढ़ता तो है नहीं, कुछ तो होता नहीं है। मुंबई डूब जाएगा, बांग्लादेश डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे और गर्मी बहुत भयंकर बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ तो होता नहीं है। लेकिन किसी भी दिन जो रिजल्ट आएंगे ना, हम कल्पना नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज कल्पना नहीं कर सकते। ठीक यही चीज सामाजिक दशाओं में भी होती है। जब टेररिज्म आया था पंजाब में, तब उससे पहले सब कुछ कूल था, हिंदू और सिख सब मिलजुल के रह रहे थे, कहीं कोई झंझट नहीं था। अचानक से टेररिज्म आया तो हिंदुओं को खतरा हो गया। वहां से 99% हिंदू जो भाग सकते थे, अपना काम धंधा सब छोड़ छाड़ के, जमीनें सस्ते में बेच के भाग गए, खत्म हो गए। क्योंकि बस जो लोग फंसे रह गए, वो जिनकी नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, छोड़ के नहीं जा सकते थे, या और कोई कारण था जिस वजह से वो नहीं जा पाए। बाकी 99% हिंदुओं ने पंजाब छोड़ दिया था, क्योंकि सब कुछ जो इक्विलिब्रियम ब्रेक होते टाइम नहीं लगता। मैंने आपको कितने उदाहरण दिए हैं, क्लाइमेट का उदाहरण दिया है, अभी ये दिया है, कोविड का दिया है। इक्विलिब्रियम ब्रेक होते बिल्कुल टाइम नहीं। आज सब लोग दफ्तर भी गए थे, सुबह से शाम तक सब्जी वाला भी आया था, दूध वाला भी आया था, लेकिन कल कुछ ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन में भी सब कुछ ठीक था, एक दिन पहले तक सब ऑफिस जा रहे थे, सब कॉलेज जा रहे थे, जिसको पढ़ाना था वो था, मेडिकल की दुकान भी खुली थी, हॉस्पिटल भी खुले थे, किराने वाले की दुकान भी खुली होगी वहां की, यानी मॉल वगैरह भी खुले होंगे, सब नॉर्मल होगा, मेट्रो भी टाइम पे चल रही होगी। लेकिन जो जहां है वो वहां स्थिर रह गया, क्योंकि युद्ध के सायरन बज गए और आप देखते हो कि लड़ाकू विमान आसमान में घूम रहे हैं और धमाके हो रहे हैं। मतलब क्या हो गया है? अचानक से होता है, सडन चेंज आता है। तो सभी तरह की क्लाइमेट के मामले में हमको तैयारी करनी है, हम लोगों को महामारी के मामले में तैयार रहना चाहिए। इसीलिए हेल्थ और एजुकेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग रखे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप कहोगे अभी कहाँ इसकी जरूरत है, क्यों इन्वेस्ट करें इसमें, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन अचानक से कुछ भी हो सकता है और एकदम से जब ये सब चीजें होगी तब आपके पास समय नहीं होगा उसको रोकने का। तो ये हमारा दुर्भाग्य होता है कि हम तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन राष्ट्र के रूप में जब सोचते हैं तो कुछ लोग जब बात करते हैं कि अगर आरएसएस किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें क्यों रोकते हैं। हम उस आपातकाल के लिए तैयारी कर रहे हैं जब जो अभी माइनॉरिटी कहे जाते हैं, मुसलमान कम संख्या में है, लेकिन अगर वो बहुत बड़ी संख्या में हो गए किसी दिन तो फिर वो अपना रंग दिखाएंगे और हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस दिन की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए हम वायलेंस प्रोवोक नहीं कर रहे। हम नहीं कह रहे कि हिंसा करो, लेकिन हिंसा के लिए, प्रति हिंसा के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर कुछ चीजें होती हुई दिखती हुई है तो यहां आकर के संकट हो जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है, राष्ट्र के तौर पे जब बात करते हैं तब हम, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलेंगे, हम तो डीपीएसपी को लेके चलेंगे, फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे सबके, कि हिजाब पहनना उसका अधिकार है, ये वो, या हम और कुछ दूसरी बात करेंगे। लेकिन इतिहास हमें कुछ बताता है, इसलिए कुछ लोगों को क्रिटिसाइज तो हम लोग करते हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम तैयार कर रहे हैं, जनमानस को तैयार कर रहे हैं, युवाओं को तैयार कर रहे हैं उस परिस्थिति के लिए, क्योंकि अचानक से आएगी वो।
और अचानक से जब ऐसी परिस्थितियां आती है तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, और आप नहीं जानते कि ये लोग किस तरह से सोचते हैं, क्या है। तो वो मुसलमान नहीं बोलते, ये लोग बोलते हैं ये लोग किस तरह से सोचते हैं। मैं आपको मुसलमान बोल देता हूँ साफ साफ। तो वो उनका जो सोच होता है वो उस तरह का होता है। तो हम लोग ये इतिहास में यदि आप देखोगे तो जो 10 सिख गुरु है, मैंने पहले भी बताया, 10 सिख गुरु, बाबा नानक तक तो कहीं कोई बात ही नहीं थी इस टाइप की, लेकिन उसके बाद के गुरुओं ने बहुत दिक्कत देखी है। मुसलमान शासक जो आए उन्होंने बहुत परेशान किया उनको, आक्रामक स्वभाव था उनका, और लूटपाट और हत्या करना। तो आप 9 सिख गुरु, मतलब आप देखो लगभग 10 पीढ़ी, 10-11 पीढ़ी ने उस समय में वो सब चीजें देखी, और यहां तक कि उनके बच्चों को भी मार डाला, सिख गुरुओं के बच्चों को भी मार डाला। तो क्या सिख हमेशा से ऐसे थे? सिख हमेशा से ऐसे नहीं थे। सिख किसान थे, और गुरु नानक की शिक्षाओं को देखो तो सिख बड़े साधारण और सज्जन लोग थे। लेकिन गुरुओं ने शिक्षा दी कि देखो ऐसा है कि बहन बेटियों की रक्षा करना है, जमीन की रक्षा करना है, काम धंधा बचाना है। तो ये आक्रमणकारी बड़े खतरनाक है, इनका स्वभाव बहुत बेकार है। तो तुम जो ये शाकाहार करते हो, शाकाहार में कोई दम नहीं होता, मांसाहार शुरू करो। एक तो मांसाहार शुरू करवाया, और दूसरा हमारे शिष्य होने का मतलब होता है जान देने के लिए तैयार रहना, यानी योद्धा। शिष्य का मतलब योद्धा था, वॉरियर, सैनिक। सिख का मतलब आदमी नहीं है, सिख का मतलब नागरिक नहीं है। जेलेंस्की क्या बोल रहा है अपने लोगों से कि अगर यूक्रेनी हो तो हथियार उठाओ। यूक्रेनियन होने का मतलब है सैनिक होना। आज की तारीख में यूक्रेनियन होना सैनिक होना, क्योंकि अगर तुम यूक्रेनियन हो तो हथियार उठाओ। तो सिख गुरु जो अंतिम गुरु थे उन्होंने कहा, बोले ये तो बात नहीं बने, खालसा पंथ की स्थापना, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह बोलते हैं ना। तो क्या है वो? सेना। उन्होंने ये नहीं बनाया। अब ये क्या है कि इसीलिए कई लोग बोलते थे ना कि केवल पंजाबी सिख लोग ही किसान हैं क्या, पूरे देश के किसान मर गए हैं क्या? अब बात समझ में आई। उनके गुरुओं की शिक्षा है अन्याय सहन नहीं करना, और उन्होंने जिंदगी में आंदोलन किए हैं, इसलिए वो आंदोलन में आए थे। हर कोई अपना खेती बाड़ी छोड़ करके अपने घर को ट्रैक्टर में सजा के ऐसे 1 साल के लिए चल नहीं पड़ता। सिख आदमी चल पड़ता है, क्योंकि उसके गुरु ने शिक्षा दे के प्राण गवाए, प्राण भी चले जाए। पंच प्यारे की कहानी जो आपने सुनी थी, उसमें वो पर्दे के पीछे ले जाते थे गुरुजी, बुलाया कौन बनेगा हमारा शिष्य, जिसको शीश देना आता हो, जिसको जान देनी आती हो, वो हमारे साथ आ जाए। तो एक आदमी उठ खड़ा हुआ, उसको ले गए पर्दे के पीछे, उसकी गर्दन काटी, खून बहा। फिर दूसरे आदमी बोला और कोई मरना चाहता है, हमारा शिष्य बनना चाहता है। तो पंजाबियों को, सिखों को ना ये सिखाया गया। वो कौम जो बनी वो मुसलमानों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए बनी, अपने बहन बेटियों की, अपनी जमीन की, अपने काम की रक्षा के लिए बनी। तो ध्यान रखिए कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और हर आदमी के अपने सोशलाइजेशन है, बचपन में सीखी हुई चीजें। उसने जो अत्याचार देखा है, उसके लिए सबसे अत्याचारी कौन है? सिख आदमी के लिए मुसलमान। उस समय में जो 10 गुरु थे, उन 10 गुरुओं को तड़पाने वाले लोग कौन है? 9 गुरुओं को, 10 में से 9 गुरुओं को तड़पाने वाले, उनके बच्चों को मारने वाले, तड़पा कर मारने वाले, बंदा बैरागी और उसके बच्चे को मारने वाले, ये लोग कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमान आक्रमणकारी थे। तो ये एक प्रकार का सोशलाइजेशन होता है। जिस आदमी ने जिस प्रकार का अत्याचार बचपन से देखा है, उसका निर्माण उसी तरह से होगा, और उसके अंदर वही भावना भरी रहेगी। दूसरा आदमी मूल्यांकन करने वाला कहेगा कि ये बेकार है, इसके अंदर ये भावना, घृणा की भावना है, हिंसा की भावना है, इसमें संभाव की भावना होनी चाहिए, इसमें एकता की भावना होनी चाहिए, इसमें सेक्युलर भावना होनी चाहिए। इसलिए भारत में बहुत सारा वर्ग है
जिन्होंने उस अत्याचार को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए वो आसानी से स्वीकार नहीं करता। इसलिए कई लोग बहुत कट्टर होते, जिनको हम कट्टर कहते हैं ना, कि ये कट्टर हिंदू है और ये बहुत ज्यादा कट्टर है। तो वो कट्टर क्यों है? क्योंकि उसके कुछ अनुभव है। राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में चले जाओ तो जो दलित लोग हैं, वहां के जो ठाकुर लोग होते हैं, राजपूत लोग, वो बहुत अत्याचार करते हैं। वो उनको घोड़े पे नहीं बैठने देते, उनकी पिटाई करते हैं, यहां तक कि हत्या कर देते हैं, बलात्कार भी करते हैं उनकी महिलाओं का। तो बड़ी दुष्टता करते हैं। तो उनके लिए दुष्टता का मतलब ठाकुर है। कुछ बात समझ में? उनकी घृणा, उनके मनों में जो पल रही घृणा है कि जो राजपूत होते हैं, ठाकुर होते हैं, और खास करके पढ़े लिखे ठाकुर नहीं होते। पढ़े लिखे ठाकुर तो वहां मदद करते हैं। जो रॉयल फैमिली के लोग हैं, रियल में जो रॉयल फैमिली वाले हैं, वो तो काफी अच्छे लोग हैं वहां, क्योंकि वो सब पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। लेकिन कौन लोग लेके आते हैं? जो गांवों में रह गए, खेतों में रह गए, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई। देखिए, शिक्षा के साथ बहुत सारे पूर्वाग्रह चले जाते हैं। शिक्षा के साथ आपकी कट्टरता भी गायब हो जाती है, और शिक्षा के साथ में बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन बचपन के जो अनुभव होते हैं, जो आपने देखे, अब जिसने टेररिज्म देखा है और सिख लोग हिंदुओं को मार रहे हैं 1984 के पहले, इंदिरा गांधी को हत्या होने से पहले, तो उन हिंदुओं के दिमाग में तो ऐसा है कि सिख को हम बड़ी खतरनाक है, और वो हत्या कर देते हैं, और उसके लिए हमको जमीनें सस्ती सस्ती। अब आप पुराने भोपाल में, मुस्लिम इलाके में, यदि आपकी दुकान है और मकान है, और चाहे वो करोड़ों रुपए का है, और वहां से आपको सीएम हाउस भी दिख रहा है और पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, लेकिन आप देखते हो कि चारों तरफ मुसलमान है, और किसी दिन कोई संकट आया तो हम फंस जाएंगे, और आप वहां से भागना चाहते हो तो सस्ते में बिकेगा, बहुत सस्ते में आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी, तो आपकी प्रॉपर्टी की 2 कौड़ी की वैल्यू हो जाती है। जब डर आता है, भय आता है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत गिर जाती है। तो आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान पहुंचता है। तो ये आर्थिक नुकसान है। बहन बेटियों को नुकसान पहुंचता है तो पारिवारिक नुकसान हो जाता है, सामाजिक नुकसान हो जाता है, आर्थिक नुकसान हो जाता है। चुनाव हार जाते हो तो राजनीतिक नुकसान हो जाता है। आपका मंदिर वगैरह टूट गया या और कुछ हुआ, मूर्ति तोड़ दी किसी ने, तो वो हो गया, धार्मिक नुकसान हो गया। तो ये जो कट्टरता है, ये जो डर है, ये जो वायलेंस है, ये पर्सनल होता है। हर व्यक्ति ने बचपन में क्या झेला, थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या झेला, स्कूलों में क्या झेला। कई जगह परिवारों में पेट्रियार्की प्रैक्टिस में नहीं आती है। वहां की लड़कियों को बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। उसको लड़की ने कहा मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, पिताजी ने पढ़ा दिया। लड़की ने कहा मुझे ये वाले कपड़े पहनने, पिताजी ने पहना दिया। लड़की ने कहा मुझे ये वाले लड़के से शादी करनी है, उन्होंने कर दी। अब ऐसे में आप कहो कि लड़कियों के साथ बहुत वो होता है और माता पिता बहुत भेदभाव करते हैं लड़के लड़की में, और ये उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं, वो स्वीकार ही नहीं करेगी। ऐसे ही सारे दलित जो है वो प्रताड़ित नहीं है। कुछ दलित प्रताड़ित है जो गांवों में रहते हैं। शहरों में दलितों के साथ वैसा कुछ नहीं होता। शहरों में दलितों के साथ छुआछूत नहीं होती, तो शहरी दलित को पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ अनटचेबिलिटी भी होती है। तो मेरी बात समझ रहे होंगे आपको। भारत बहुत बड़ा है और भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, और चीजें सब लोगों के साथ अलग अलग तरह की हुई है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को प्रैक्टिस में लाता है तो उसका व्यक्तिगत अनुभव है, और वो उसका व्यक्तिगत होना चाहिए। लेकिन जब आप शासन में आ जाते हो तो शासन कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कुछ बात समझ में आई ना? शासन में कॉन्स्टिट्यूशन होगा और यूनिवर्सल एक चीज बनेगी। मैं यूक्रेन के उदाहरण से ही बात कर रहा हूं। यूक्रेनियन को सिखाया गया नॉन वायलेंस। बहुत सारे लोग नॉन वायलेंस फॉलो करते हैं। यूक्रेनी लोग आक्रमणकारी नहीं है या उस तरह के लोग नहीं है। अधिकांश साधारण यूक्रेनी जो है वो तो ऐशो आराम वाले लोग हैं, बहुत आराम पसंद लोग हैं, रिलैक्स रहते थे वो। अब युद्ध जैसी चीज पे आप उनको हथियार पकड़ा रहे हो। वो जो बीच में अभी बोल रहा था शशि थरूर कि भारत में ही ऐसे चाइना घुसा है तो हमसे तो 10 टाइम्स पावर है। लेकिन चाइना बनिया है, व्यापारी है, उसको हमारे को चीजें बेच करके हमको मारने से उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो हमको मारना नहीं चाहता, वो चाहता है कि खूब मेहनत करे, खूब कमाए, बल्कि अमेरिका जाके कमाए, दुनिया के अरब देशों में जाके कमाए, और दुनिया भर से ये लोग कमा करके लाए, भारत में छोड़े,
और भारत के लोग संपत्तिशाली बने और फिर मुझसे खरीदे। बात समझे ना? वो उसको मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस दिन उसको लगा कि ये लोग मुझसे खरीद नहीं रहे उस दिन वो कर भी सकता है। इसलिए हमने व्यापार नहीं बंद किया। अभी हम 98% 100 रुपया व्यापार होता है तो 98 का हम खरीदते हैं चाइना से, 2 का बेचते हैं चाइना को, 98 का खरीदते हैं। और बल्कि कोविड में और बढ़ गया हमारा। लेकिन किसी भी दिन इक्विलिब्रियम बिगड़ सकता है। आज तक आपको लग रहा है कि चाइना कुछ नहीं कर रहा है और सब कुछ ठीक है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हवस कभी भी बढ़ सकती है किसी की भी। ये जो पशुता जो है ना अंदर, एनिमल हमारे अंदर, वो किसी का भी जाग सकता है। अभी जो लड़ रहे हैं यूक्रेन और ये तो एक ही ना, दोनों ही कैथोलिक है। यहाँ तो धर्म का मसला भी नहीं है। ये जो आक्रमण हुआ कैथोलिक का कैथोलिक पे आक्रमण है ना, यहाँ तो धर्म का मसला भी नहीं है। कोई अलग अलग धर्म वाले लोग थोड़ी है, दिखते भी एक जैसे। हो सकता है बहुत सारे रशियन बोलने वाले हैं और पहले एक ही देश के भाग भी थे। भारत पाकिस्तान तो चलो ठीक है, वो इस्लाम वाला हो गया और हम यहाँ बोल दें कि हिंदू मेजोरिटी में है इंडिया में। लेकिन ये तो यहाँ भारत में कुछ लोगों की प्रैक्टिस ये हो गई कि हम उस परिवर्तन के दौर के लिए तैयारी कर रहे हैं हिंसा की। लेकिन वायलेंस प्रोवोक करना भी तो ठीक नहीं है। लेकिन वायलेंस किसी दिन होगा तो नॉन वायलेंस से तो काम नहीं चलेगा। जैसा यूक्रेन में नॉन वायलेंस से काम नहीं चल रहा है, आपको वायलेंस तो हाथ में लेना ही पड़। वायलेंस को काउंटर तो वायलेंस वही वायलेंस ही करेगा ना। तो काउंटर वायलेंस, हिंसा प्रति हिंसा, एक्शन का रिएक्शन। यही बात मुख्यमंत्री बोल रहा है कर्नाटक का कि हिंदू कभी पहले नहीं झगड़ता। दरअसल इन्होंने, मुसलमानों ने यहाँ कर्नाटक में ये किया, इसलिए हम लोग रिएक्शन के तौर पे ये कर रहे हैं। ये तो बड़ा खतरनाक है। जो भी चीज हो रही है वो रिएक्शन के तौर पे हो रही है। और अगर ये भाव है तो फिर आप कर क्या सकते हो। और जैसा मैंने बताया कि वो तो बोल रहे हैं कि मॉस्क और चर्च जो है वो मंदिरों की तरह नहीं है। मंदिरों में तो उपासना होती है, मॉस्क और चर्च को तो गिराया जा सकता है क्योंकि वो उपासना स्थल नहीं है। तो उसने तो परिभाषा ही चेंज कर दी, तो फिर सेक्युलरिज्म कहां गया। तो भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है ना, वो बहुत खतरनाक क्षेत्र की तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि हमने प्रतिहिंसा जो हम करेंगे फ्यूचर में, और हम बोलेंगे कि हम नो फर्स्ट यूज टाइप, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी है कि हम पहले परमाणु हथियारों से लेकर के किसी भी युद्ध में हथियारों का प्रयोग पहले हम नहीं करेंगे। पहले ये हमारी पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज। लेकिन उसको फर्स्ट यूज होते में क्या टाइम लगेगा, हमने बदल दी पॉलिसी। अभी हमारे रक्षा मंत्री ने भी बोल दिया कि ये जो नो फर्स्ट यूज हम कहते हैं ये पक्का नहीं है, मतलब फर्स्ट यूज भी हो सकता है, यानी पहला हमला हो सकता है हम करें। तो जैसे आपने पॉलिसी वहां बदली, वैसे ही ये एनिमल स्पिरिट कभी आ गई, यही जानवर हम लोगों का भी जाग गया और हमारे युवाओं ने भी यदि हिंसा करना शुरू कर दिया तो फिर आप कहोगे कि नहीं हमारे हम तो हिंसा गए ही नहीं, वो तो मुसलमान ही हिंसक होते थे। ये बात तय है कि इस्लामिक आक्रमणकारी जितने भी थे, हिंदू लोग कहीं आक्रमण करने कभी गए नहीं इतिहास में। ये बात तो सही है, इतिहास कहीं बताता नहीं कि हिंदुओं ने जाकर के आक्रमण किया। और मुसलमान आक्रमण करते थे, और आक्रमण करते थे तो सब कुछ तहस नहस करते थे, वहां के मॉन्यूमेंट्स भी करते थे खत्म, महिलाओं के साथ भी गड़बड़ करते थे, संसाधनों के साथ भी छेड़छाड़ करते थे, आर्थिक रूप से लूटपाट करके ले जाते, सभी तरह का नुकसान पहुंचाते थे। पंजाब में ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब बिल्कुल इन्वेजन के रास्ते में पड़ता था, वो आक्रमणकारी उसी रास्ते से उधर से ही प्रवेश करते थे। तो इसलिए वहां के लोगों में अलग प्रकार का गुस्सा है। वो क्षत्रिय जाति हो गई, वो ठाकुर नहीं है, सिख लोग, लेकिन वो ठाकुरों से कम नहीं है। क्षत्रिय जाति जो हमारे यहाँ की, उनमें पंजाबी जो सिख हैं वो सब साथ में कटार रखते हैं और बहुत लंबा चौड़ा शरीर होता है और बहुत मजबूत होते हैं और हार नहीं मानते आसानी से। तभी तो झुकना पड़ा ना किसान कानून में, क्योंकि वो बहुत अलग लोगों से पाला पड़ा था। फिर आप कहोगे कि मध्य प्रदेश के क्यों नहीं, मध्य प्रदेश वगैरह में कोई इंसान वो उतने दमदार नहीं है, ठीक है। ये तो आदिवासियों की भूमि है, जनजातियों की। तो यहाँ का बनिया, यहाँ का ठाकुर सब जनजाति है बेसिकली। वो सब आदिवासी से बढ़ के कुछ नहीं है, उनके अंदर दम नहीं है कुछ भी, वो रिवोल्ट नहीं कर सकते।
राजनीतिक चेतना देखनी हो तो आप यूपी की देखो। अभी इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि यूपी में जो डेमोक्रेसी का उत्सव चल रहा है वो वाकई में देखने लायक है, और यूपी से उम्मीद भी है, क्योंकि यूपी के जो लोग हैं वो प्रखर है, उनकी अभी भी पॉलिटिकल फ्री वॉइस है उनकी अभी भी। इसलिए तो इतने सारे लोग, यानी योगी जितने खतरनाक व्यक्ति जो आइडेंटिफाई करके चुन चुन के मारते हैं एक एक को, वहां पे लोग चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहे हैं कि इस योगी को मत आने दो। मतलब कमाल है, मतलब तुम डरते नहीं हो। अगर कोई मध्य प्रदेश वाला होता तो बिल में घुस जाते अभी तक। मध्य प्रदेश में ऐसे लोग ही नहीं है, इतनी प्रखरता से चिल्लाते ही नहीं है। इसलिए आपको असली डेमोक्रेसी देखना है तो आपको यूपी में देखने को मिलेगी। यूपी इलेक्शन में जबरदस्त डेमोक्रेसी का उत्सव चल रहा है। आप देखो ना कितना, मतलब प्रधानमंत्री को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बार बार आना पड़ रहा है, और देखो आप किस लेवल पे बात करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री कितने डिफेंसिव हो गए कई जगह पर, जबकि वो एग्रेसिव व्यक्ति है। कई मामलों में आपको वो जो पशुओं का, आवारा पशुओं वाला मुद्दा उठाया उन्होंने, तो उसको वहां के लोगों ने वहीं सभा नहीं छोड़ दिए आवारा पशु, उन्होंने कहा ये संभालो। ये है, तो ये कितनी खतरनाक चीज है। इसका मतलब लोग मुखर हैं। तो उसने कहा, बोले कि अगर डेमोक्रेसी अगर कहीं देखनी हो तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन लिख रहा है जो कि आप यूपी में जाके देखो, और यूपी में उम्मीद है हमको कि वहां पर इनको दिक्कत आएगी। फिर वो बोल रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी को जीतने में दिक्कत आएगी क्योंकि इतना आसान नहीं है। उन्होंने थोड़ा कठिन बना दिया उसको जीत को। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं हंग असेंबली बनेगी, वो जो है एकदम पूर्ण बहुमत नहीं आएगा बीजेपी को, मिलजुल करके सरकार बनानी पड़ेगी। तो ये तो और खतरनाक चीज है। यानी योगी जैसे आदमी को अगर मिलजुल के सरकार बनानी पड़े तो ये तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी। और योगी को कोई ब्लैकमेल करे फिर बाद में नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो हम समर्थन खींच लेंगे, तो वो क्या रिएक्शन देंगे। ईडी का और इस्तेमाल कितना करेंगे, हर जगह थोड़ी होता है। कोई हैंड टू माउथ, किसी की हालत बहुत खराब है, उसकी ईडी भेज के क्या करोगे, कुछ मिले तब ना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे नेता। तो यूपी और बिहार की राजनीतिक चेतना अलग है, वहां उसकी लड़ाई की चेतना अलग है। पंजाब की शैक्षणिक चेतना देखनी हो तो आप तमिलनाडु चले जाइए, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है वहां, एजुकेशनल लेवल, एजुकेशनल कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है सबका। हमारे राज्यों में इतनी डाइवर्सिटी है, बहुत तरह की डाइवर्सिटी है। इंडिया बड़ा विविध है, इसलिए ऑल इंडिया लेवल की जो पॉलिटिक्स होनी है ना, वो बिल्कुल अलग टाइप की पॉलिटिक्स। लेकिन एक चीज जोड़ती है, देश के ऊपर हमला होता है तो सबको एक होना पड़ेगा। और अब जो स्थिति प्रधानमंत्री बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि मैं ही तुमको बचा सकता हूं, इसलिए वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि देश के दुश्मन बहुत हैं, खास करके चाइना, पाकिस्तान। और ये कभी आए तो तुम्हें मुझे समर्थन देना पड़ेगा। राहुल गांधी बचा लेगा क्या, मतलब तो फिर लोग सोचते हैं हाँ नहीं बचा पाएगा। मतलब थोड़ा विचार करते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आई और यूक्रेन में जैसे घुसे और ऐसी स्थिति हुई तो फिर ऐसे में दबंग आदमी चाहिए, तो वो उसमें कामयाब होता है। इसी को बोलते हैं अल्ट्रा राइटिस्ट पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये दो चीजें समझिए। इकोनॉमिस्ट मैगजीन बहुत लिखता है इसके ऊपर, पूरी दुनिया में चल रहा है। अल्ट्रा राइटिस्ट जो अप्रोच है वो यही है, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, वो आप में एहसास कराते हैं, आपको खतरे में बताते हैं कि आप खतरे में हो और मैं बचाऊंगा तुम्हें। तो पुतिन और शी जिनपिंग इसी के एग्जाम्पल है। और ट्रंप आ रहा है 2.5 साल बाद, तो वो भी यही एग्जाम्पल है, क्योंकि बाइडेन तो उतना कुछ कर नहीं पाए, इमेज भी खराब कर ली। अभी तक तो हालत खराब है 1.5 साल में, अब अगले 2.5 साल में कभी कोई सुधर जाए तो बात अलग है। बाकी तो ट्रंप का रास्ता साफ है। और ट्रंप जो है अल्ट्रा राइटिस्ट के एग्जाम्पल है। अमेरिका कभी भी इस प्रकार का कंजर्वेटिव और इस प्रकार का कंट्री नहीं रहा, लेकिन अमेरिका में एक माहौल बन गया है। अमेरिका में ये माहौल बन गया है और अमेरिका ने अपना दूतावास में वीजा पॉलिसी बिल्कुल बंद कर दी। वीजा बन ही नहीं रहा अमेरिका का, इमरजेंसी वीजा बन रहे हैं बस। किसी को अगर हेल्थ चेकअप कराना है, बिल्कुल न्यूयॉर्क के किसी हॉस्पिटल में आपने सर्जरी बुक कर रखी है कि 12 मार्च को मेरी सर्जरी होनी है, तो फिर आपका वीजा बना के वो आपको भेज देंगे। कोई अगर डिप्लोमेट है तो वो जा रहा है तो उसको बन जाएगा। कोई पॉलिटिशियन है वो किसी डेलीगेशन में जा रहा है तो उसका बन जाएगा। बाकी अगर कोई कहे कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ, अमेरिका वीजा बंद है, खुलता ही नहीं, ऑफिस ही नहीं खुलता। आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है।
में हो रहा है, और ट्रंप तो नाराज ही है, तो किसी भी दिन बंद कर सकता है। तो फिर आसानी से जो हमारे स्टूडेंट्स जाते थे, जॉब करने वाले लोग जाते थे, उनका क्या होगा? चीन का एग्जाम्पल मैं अभी बता रहा था, पढ़ रहा था कहीं कि वो 2% उसने पासपोर्ट जारी किए अपने देश के लोगों को। 98% के लोगों को कहा कि क्या जरूरत है तुमको पासपोर्ट की, यहीं रहो, यहीं देश का विकास करो, विदेश जाके क्या करोगे? तो ये जो हालात बन रहे हैं दुनिया में, ये ऐसा कभी आया नहीं है। आप कहोगे अचानक से आ गया क्या? हाँ, पेंडेमिक भी तो अचानक से आया था। मैं बोल रहा हूँ क्लाइमेट चेंज की खबर किसी दिन आएगी तो वो अचानक से ही आएगी कि ये शहर डूबने वाला, एडवाइजरी जारी हो जाएगी और अफरा तफरी मचेगी और लोग खाली करेंगे, कहीं ग्लेशियर पिघलेंगे। फिर क्लाइमेट चेंज जिस गति से बढ़ रहा है, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं रोका तो ये होगा। अचानक से बहुत कुछ होने वाला है दुनिया में, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है पहले से। आपको तैयार रहना चाहिए। तो हम लोग जब कभी इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि 2024 के चुनाव जो है नहीं होंगे। अगर मोदी को लगा कि मैं हार रहा हूं तो फिर नहीं होंगे पक्का नहीं होंगे। वो इमरजेंसी घोषित कर देंगे, इमरजेंसी घोषित कर देंगे और जनता को विश्वास दिला देंगे कि मैं ही बचा पाऊंगा। शी जिनपिंग ने विश्वास दिला दिया चीनियों को कि अगर तुमको कोई करोड़पति बना सकता है, $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी मैंने बनाई है, तो अब आगे भी मैं ही ले जाऊंगा तुमको 30 ट्रिलियन पे। और तब अमेरिका 25 पे होगा, आज वो 24 पे, वो 25-26 पे पहुंचेगा और हम 30 पे पहुंच जाएंगे, 30 ट्रिलियन पे, और हम दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति हो जाएंगे। और वो मैं ही बना सकता हूं, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी में तो वैसे भी हायरार्की, तो कम्युनिस्ट पार्टी में तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो शी जिनपिंग जैसा ही होगा, क्योंकि एक ही तरह का साँचा होता है सोचने का। और उसने भी अपने आप को 20 साल के लिए कर रखा है, तो 20 साल मतलब बहुत बड़ी। ऑलरेडी शी जिनपिंग जो है वो काफी एज के हैं, मतलब वो आजीवन ही हो गए। पुतिन ने अपने आप को आजीवन घोषित कर रखा है। दुनिया के कई देश, इस बार यदि ट्रंप आया तो हो सकता है वो भी इलेक्शन प्रोसेस में चेंज कराए, हालांकि वो भी 77 का है, यानी वो भी 80 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन फिर भी वो 90 साल तक रहना चाहेगा। हो सकता है वो कहे कि तीसरी बार भी आ सकते हैं, चौथी बार भी आ सकते हैं, वो कुछ ऐसा अमेंडमेंट करेगा। कुल मिला के अल्ट्रा राइटिस्ट की दुनिया बदल चुकी है, दुनिया का सांचा ढांचा बदल चुका है। नहीं तो कौन सोच सकता था कि किसी दिन इस इतने सभ्य समाज में 1945 के बाद कोई 2022 में किसी देश पे आक्रमण करेगा इस तरह से, बिना किसी उकसावे के। अरे भाई, यूक्रेन ने तो कोई आक्रमण नहीं किया। ऐसा नहीं कि यूक्रेन ने एक विमान मार गिराया और उधर से फिर उसके गुस्से में उसने आक्रमण किया। वो अपने यहाँ बैठा हुआ था और आपने जाकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो दादागिरी की हद होती ना भाई। हालांकि उसकी अपने एक हिस्ट्री है, मिन्स्क अकॉर्ड और वो सब, वो अलग चीज है कि वो नेटो में जा रहा था, वो सब अलग कहानी है। लेकिन इस आधार पे कि कोई नेटो में जाने की सोच रहा है, इस आधार पे तुम उस पर आक्रमण कर दोगे, मतलब ये तो बहुत खतरनाक चीज है। गया तो नहीं ना अभी, लेकिन आपने तो सोचने पे ही अंकुश लगा दिया। तो ये वो जमाना आ चुका है। अभी तक आज नोवाल हरारी वाला पढ़िए, वो बोल रहा था कि अभी तक जो था वो अलग था। वो पावर क्या थी? ऑयल पावर था या पूंजी पावर थी या ये था। अब इंटेलेक्चुअल, इसलिए साइबर वॉर होगा। अब साइबर वॉर में सबसे पहले उसको खत्म किया जाता है, साइबर अटैक होता है, उसको कमजोर किया जाता है अंदर से, फिर बाहर से उसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो भारत में भी कई स्तर पे तैयारियां होनी है और आप प्रशासन का हिस्सा होंगे, तो कौन कौन से स्तर पे तैयार होगी? कम्युनल लेवल पे तो आरएसएस कर ही रहा तैयारी अपनी देख रहा, वो उनके ऊपर छोड़ दो। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों से तो वो होना नहीं ना। तो हम वायलेंस को प्रोवोक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वायलेंस को प्रोवोक नहीं कर सकते, ना ही ये प्रशासन का काम होता है कि आप। मेरे हैं कई सारे मित्र, आरएसएस में भी है, बीजेपी में भी है, फोन भी आते हैं। कई लोग युवाओं के नाम भी मांगते हैं कि अलग अलग जिलों से 2-4 युवाओं के नाम दे दो जो हमारे मिशन में काम आएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं अभी इस टाइप का कोई काम तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। मैं इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, मैं प्रशासनिक अधिकारी तैयार करता हूँ, और मैं इस प्रकार से कोई कार्यकर्ता नहीं दे सकता और ना ही मैं इसमें शामिल होता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि आप इसमें प्रभावित हुए बिना तो नहीं रहेंगे ना। यूक्रेन में अगर कोई आदमी कहे मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं, मैं तो गांधी का फॉलोअर हूं,
लेकिन राष्ट्रपति तो सबको हथियार पकड़ा रहा है और वो राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। हमारे मूल कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है? समय आने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। भारत में अगर चीन घुस आया और गांव-गांव में और घरों-घरों में घुसने की नौबत आ गई तो फिर आप मोदी जी को ये कहोगे कि नहीं मैं तो गांधी का फॉलोअर हूं। आपको हथियार पकड़ना ही पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। तो प्रत्येक नागरिक को हथियार उठाने की स्थिति में तो रहना पड़ेगा। एक नई सीख है। यूक्रेन बिल्कुल एक पूरे दुनिया को बिल्कुल एक नई सीख दे रहा है। ये दुनिया का सॉफ्टवेयर चेंज करने, अपडेट करने जैसा है। ये अपग्रेडेशन है, अपडेट आई हुई है। अब आपने इंस्टॉल पे मार दिया है बटन, वो इंस्टॉल हो रहा है। अब ये पूरी दुनिया फॉलो करेगी इस सिस्टम। इसका मतलब केवल नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, केवल अपना अपना देखने से काम नहीं चलेगा। आपको निगाह रखनी पड़ेगी कि आपके शत्रु कौन है और वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। पहले ये तैयारी नहीं थी। दुनिया का बजट, रक्षा बजट कभी कभी 50% भी हुआ करता था, क्योंकि हिंसक दुनिया थी और डर लगता था। वो 50% कम होते होते 6 और 5% हो गया, और बाकी का 45% लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य और दूसरी सामाजिक सेवाओं पे लगाना शुरू कर दिया था दुनिया की सरकारों ने। अब हर व्यक्ति, हर देश अपना 6%, 7% से बढ़ा के 12-15% तक करेगा। तो रक्षा बहुत जरूरी हो गई है। भारत को भी चिंता है, सीमाएं असुरक्षित हो रही हैं। रूस के साथ जाके बैठा था, वो सीखने गया था इमरान खान देखा था आपने। और फ्रांस का जब मैक्रो गया था तब क्या किया था उसने? कौन गया था? जर्मनी वाला गया था? कौन गया? इमैनुअल मैक्रो ही गया था। हाँ, फ्रांस का राष्ट्रपति। और वो गया था तो उसको इतनी लंबी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे टेबल कितनी लंबी थी, ऐसा लगता था वो क्या तो सुन रहा होगा, क्या बोल रहा होगा। और इसको, इमरान खान को बिल्कुल छोटी टेबल पे बिठाया। तो ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है अभी कि इसको तो बिल्कुल आपने सेंटर टेबल जो आपके यहाँ होती है छोटी सी चाय रखने की, उस पर बिठाया। उसको बिठाया जैसे 40 लोगों का परिवार हो एक साथ, वो डाइनिंग टेबल होती ना, उस पे उस छोर पे बिठाया था उसको। इससे अंदाजा लगा लो आप दोस्ती किधर गाड़ी है। तो चिंता तो होती है, देश की चिंता होती है, और जब देश की चिंता होती है तब भाव बिल्कुल अलग होते हैं। और तब हिंदू मुस्लिम नहीं होता, फिर सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप देश के लिए हथियार उठाएंगे, देश के लिए तैयार हैं। लेकिन राष्ट्र के हिसाब से सोचते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ध्यान रखें। इसलिए हम पढ़ते हैं पॉलिटी। तो हम, और प्रशासनिक अधिकारी जब किसी काम को किसी को करते हैं तो उनके लिए जो गाइड बुक होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कोई धार्मिक किताब नहीं होती, ठीक है। लेकिन सत्ता में आने वालों को, अल्ट्रा राइटिस्ट लोगों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अपनाना पड़ती है, नहीं तो उनको वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए अल्ट्रा राइटिस्ट जो है इसी चीज की, तानाशाह जो है ना, डिक्टेटरशिप। देखिए, अल्ट्रा राइटिस्ट, डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन तीनों एक ही चीज है। जो अल्ट्रा राइटिस्ट होगा वो अथॉरिटेरियन भी होगा और वही डिक्टेटर भी होगा, वही तानाशाह जैसा व्यवहार भी करता है। चाहे वही विक्टर ओरबान हो, चाहे वो जो टर्की वाला हो, रजब तैयब एर्दोगान हो, जायर बोल्सोनारो हो, ये सारे लोग, शी जिनपिंग हो, पुतिन हो, ठीक है, ये सारे लोग डरते भी बहुत हैं। तभी तो वो एलेक्सी नावल्नी को निपटाते हैं रूस में। वो अपने विरोधियों को, यानी अपने ही लोगों से भी डर लगता है उनको। जो तानाशाह होता है उसको अपने खुद के लोगों से, विरोधियों से तो लगता ही है, अपने खुद के लोगों से भी लगता है कि किसी दिन ये मेरा खिलाफ ना। जिसको सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है, उसको टेंशन नहीं होती, उसको टेंशन नहीं होती। वो विरोधियों को पहचान नहीं पाता है ना, विरोधियों से भी, वो तो बल्कि विरोधियों से भी मित्रता से बात करता है। इसलिए आप देखोगे कि अभी की पॉलिटिक्स में जब वॉर मेमोरियल बना और अमर जवान ज्योति इधर से उधर गई, उसमें बड़ी पॉलिटिक्स है। उसमें यह है कि इंदिरा गांधी की छवि कहीं बन तो नहीं रही है, मतलब जो मर गए उनसे भी डर लगता है तानाशाह को, और नेहरू से बड़ा डर लगता है। नेहरू की इमेज ना बन जाए, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को आगे करो, सरदार पटेल की मूर्ति बनाओ, उनको कॉम्पिटिटर बताया जा रहा है। किसका? नेहरू का। जबकि सरदार पटेल और जो सुभाष बोस थे वो आपस में झगड़ते थे। सरदार पटेल के बड़े भाई ने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी थी नेहरू उसको, सुभाष बोस को, फॉरेन में जब ऐसा कर दिया तो उनका केस चल रहा था, तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा उनको, सुभाष बोस को। उसके कारण पटेल थे, गांधी नेहरू नहीं थे। इतिहास में
ये चीजें पढ़िए आप, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही चीज बताऊं। पूरा क्या बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के दुश्मन थे नेहरू। नेहरू और सुभाष चंद्र दोनों ही कम्युनिस्ट थे और दोनों दोस्त थे। नेहरू का सुभाष चंद्र बोस से कोई पंगा नहीं है, दोनों कम्युनिस्ट हैं, दोनों पक्के सेक्युलर है, कट्टर सेक्युलर है। तो कांग्रेस से निष्कासन चाहते थे पटेल, किसका? सुभाष बोस का। नेहरू तो सरवाइव कर रहे थे कांग्रेस में, वो निष्कासन क्यों करेंगे? उनका कोई पंगा नहीं था। और जब वो कांग्रेस से निष्कासित हुए या खुद ही निकल गए, मुझे लगता है खुद निकले होंगे, निष्कासन नहीं है उनका। थोड़े से सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उनका उग्र राष्ट्रवाद था, थोड़ा सा प्रखर राष्ट्रवाद कह सकते हैं उसको। वो ऐसे ढीले तरीके से अहिंसा के तरीकों में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि पटेल और नेहरू तो दोनों फॉलोअर थे गांधी के। गांधी के फॉलोअर तो वो भी थे, फादर ऑफ नेशन उन्होंने ही कहा है एक तरह से, और गांधी जी की जय भी बुलवाते और गांधी ब्रिगेड भी बनाई उन्होंने आजाद हिंद फौज में। भाई आजाद हिंद फौज तो आप वहां बना रहे हो साथ मतलब इतने सारे दूरी पे, हजारों किलोमीटर की दूरी पे दूसरे देश में आप आजाद हिंद फौज बना रहे हो। हाँ, जापान, सिंगापुर और कहां से गठन कर रहे हैं, वहां आपको गांधी ब्रिगेड नाम रखना तो आपकी मजबूरी नहीं हो सकती ना, वो तो आपकी श्रद्धा ही होगी। नेहरू ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस ने एक ब्रिगेड का नाम रखा नेहरू ब्रिगेड, जवाहर ब्रिगेड बोला और एक को गांधी ब्रिगेड बोला और एक को झांसी रानी, यानी झांसी की रानी के बराबर नेहरू और गांधी को तवज्जो दी है। पटेल नहीं लिखा पटेल ब्रिगेड नहीं दिखे, पटेल तो दुश्मन था एक तरह से, कोर्ट में केस चल रहा था। अब ये सब चीजें नहीं बताते। आजाद हिंद फौज जब बन गई तो आजाद हिंद फौज के लोगों से लड़ने के लिए हिंदुओं की भर्ती आरएसएस सावरकर करवा रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस से जाकर के भिड़ना है और आजाद हिंद फौज को निपटाना है। तो अंग्रेजों को जरूरत पड़ी तो सावरकर ने भर्ती करवाई हिंदुओं की। तो उन सुभाष चंद्र, अब आपके प्रखर पुरुष कौन हुए? सावरकर। बीजेपी के मूर्ति किसकी बन रही है? मोदी होलोग्राम बनाया था ना, 3 डायमेंशनल वो हुआ था 3D, तो वो किसका बन रहा है? लाइट एंड साउंड शो सुभाष चंद्र बोस का। और उधर मूर्ति पटेल की। और सावरकर आपके आदर्श पुरुष। इतिहास पढ़ो ना भाई, इतिहास पढ़ो। क्या झमेला बता रहे हो? ये सब बना बनो के अगर कोई युवाओं ने वाकई में इतिहास पढ़ लिया तो। नेहरू का कहीं कुछ नहीं, नेहरू तो डेस्टिनी में विश्वास करते थे ना। नेहरू तो संयोगवश ऐसे आगे बढ़ रहे थे और बाद में उनको प्रधानमंत्री का पद मिला। बात समझ में आई ना? तो सबको अपना भाग्य का मिलता है, ये सब लोग भी आगे बढ़ सकते थे। केवल सुभाष अपना फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाते, और फॉरवर्ड ब्लॉक बना करके जब कलकत्ता गए तो उन्होंने तो हिंदू महासभा के लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा और अपने लोगों से कहा कि हिंदू कट्टर हिंदू कोई नारा लगाता दिख जाए तो उसकी पिटाई कर दो। सुभाष बोस की आत्मा आ गई तो अभी किसको दौड़ाएगी? अंदाजा लगाओ। जो कट्टरता फैला रहे, जो कम्युनल राइट करते हैं। तो इतिहास कुछ अजीब ही चीज है। और यहां क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है? ये तानाशाह करते हैं। तानाशाह को डर लगता है, डिक्टेटर को डर लगता है, अल्ट्रा राइटिस्ट को डर लगता है कि अगर ये विंग मेरे अगेंस्ट चला गया तो, अगर नेहरू काम कर गया तो। जो आदमी जिससे जितना ज्यादा डरता है उसके ऊपर उतना फोकस करता है, क्योंकि उसको सपने में भी वही आता है ना फिर। तो इंदिरा गांधी और नेहरू की इमेज इतनी ज्यादा वो आती, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री रहे हैं और दोनों ने खूब नाम कमाया, और अब हमको बहुत आगे जाना है नाम कमाने के मामले में। तो इन दोनों को डैमेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। वही, या तो अपनी लाइन लंबी कर लो या उसकी छोटी कर दो। आगे बढ़ने के 2 ही तरीके होते हैं। अब लाइन लंबे की करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर हो नहीं पाई, तो कहा अब ऐसे करो। तो एक पुतला खड़ा किया उधर पटेल जी का और इधर खड़ा किया सुभाष बोस का। ये राजनीति है। और आप बोल भी रहे हो कि इन दोनों को उपेक्षित रखा गया है, केवल एक ही परिवार ने अपना अपना, ये भाषण था उनका, एक ही परिवार ने अपना जो है नाम करने के चक्कर में इन दोनों को पीछे रखा गया। पढ़िएगा सी उदय भास्कर, जो स्वरा भास्कर के पिताजी हैं, उनका आर्टिकल पढ़िएगा द हिंदू में।
बहुत अच्छे से दिया है उन्होंने, ठीक है। तो उस आर्टिकल को पढ़िए कि अमर जवान ज्योति जो इटर्नल फ्लेम जो है वो क्यों शिफ्ट किया गया, क्या कारण था, ठीक है। बल्कि वो जो बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ आते हैं टीवी पे मूंछों वाले, वो तो ये बोल रहे हैं कि ये जो मेमोरियल बना हुआ है, यानी कि ये जो इंडिया गेट है, ये तो सब पैसों के लिए मरने वाले लोग तो पैसों के लिए मरे हैं, तो पैसों के चक्कर में, अंग्रेजों के चक्कर में पड़े थे, पैसे कमाने के चक्कर में, और वहां जाके मर गए। ये कोई शहीद वहीद नहीं है जिनके नाम, जबकि वो सब इंडियंस के नाम है, खास करके जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाकर के मरे थे, विदेशों में जाकर के अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए मरे। लेकिन उस समय तो जो भी था वो अंग्रेजों के लिए ही करता था, उस समय का आईएएस भी अंग्रेजों के लिए था, उस समय का प्रत्येक भारतीय जो भी नौकरी होती थी वो सब अंग्रेजों के लिए हुआ करती थी। प्राइवेट नौकरी क्या होती थी, या फिर किसी राजा महाराजा की नौकरी थी। भारत सरकार की तो कोई नौकरी नहीं थी ना, भारत सरकार तो अस्तित्व में ही बहुत बाद में आई। तो फिर तो सारे के सारे लोग ही ऐसे ही है, फिर तो सब अंग्रेजों के पिट्ठू हुए और सब पैसे के लिए मरने वाले लोग और वो हुए, तो फिर तो उन सब का काम खत्म करो आप। फिर सीवी रमन जो वैज्ञानिक रहा होगा, फिर जो चित्रकार रहे होंगे उस समय में, दादा साहब फाल्के ने फिल्मों की शुरुआत की, फिर तो सब बेकार हो गया। तो यानी 47 से पहले जिसने भी जन्म लिया वो सब अंग्रेजों के पिट्ठू हैं या फिर पैसे के लिए मरने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं होता, दरअसल ये लैंग्वेज नहीं होती। तर्क ये दिया जाता है कि जो अमर जवान ज्योति बनाई गई थी, नहीं तुम अभी कौन से क्लास है आपके? फर्स्ट क्लास। हाँ तो अभी आप चुप कम से कम 100 क्लास देख लो हमारी, ठीक है। आप बोलोगे नहीं इसलिए बोल गए तुम, ये सब भी बोल सकते हैं सबके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन ये बोलते नहीं है, क्लासेस बहुत हो गई है, ठीक है। फिर नहीं आएगा विचार। 100 क्लास पिछली देख लेना, ठीक है, फिर नहीं बोलोगे। क्लास के बीच में यहाँ बोलते भी नहीं है कोई, वन वे ही होता है, ठीक है। आप सीखो कुछ चीजें, क्योंकि मार्केट में बहुत गंदगी है, उसी को तो हम दूर कर रहे हैं। और शिक्षक का काम भी यही होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये काम दूसरे लोगों का होता है, राजनीतिक लोगों का। राजनीतिक लोगों का काम नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि जो भी प्रबोधन के काम हुए हैं, जो भी एनलाइटनमेंट के काम हुए हैं, वो शिक्षकों के द्वारा ही हुए हैं, प्राचीन काल से लेकर अभी तक। शिक्षक ही बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। बाकी लोग नहीं बता सकते, क्योंकि शिक्षक का युग धर्म होता है, और जो युग धर्म नहीं जानता वो शिक्षक भी नहीं है, फिर वही वेतन वाला है, वो पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए युग धर्म समझना चाहिए। युग धर्म क्या है? युगानुकूल ज्ञान को बांटना, युगानुकूल ज्ञान, युग के अनुकूल ज्ञान को बांटना। इसलिए मैं जो शुरू से मुद्दे लेके चल रहा हूँ आज के लेक्चर में, आप लोग देख रहे होंगे, वो युग के अनुकूल ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानबूझ करके उन चीजों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे बहुत एग्रेसिव लेक्चर होते हैं, उसमें तो आप बैठते ही नहीं अभी यहाँ ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। मैंने तो आज बहुत बैलेंस किया, ठीक है। तो वो अभी आप धीरे धीरे आएगा। बहुत सारे बच्चों का जो 1-2 क्लास सुन करके छोड़ देते हैं, वो फिर अधूरे ही रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता। आर्टिकल पढ़ना पड़ते हैं इसके लिए, आपको कम से कम 1000 आर्टिकल पढ़ लोगे तब जाकर के ये लेवल आएगा। ये इतनी आसानी से नहीं आता शिक्षा का स्तर। तो इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक जो लोहा लेते हैं और चेंज लेकर के आते हैं, परिवर्तन करते हैं, और एक जो होते हैं पलायन कर जाते हैं। तो कुछ लोग पलायन करने वाले भी होते हैं, क्योंकि वो उसमें लिप्त नहीं होना चाहते। जैसे मेरे जैसा आदमी पलायन करना पसंद करेगा, कभी भी ऐसी स्थिति आई तो मेरा जैसा आदमी पलायन करना इसलिए पसंद करेगा क्योंकि हम हिंसा नहीं कर सकते, तो हिंसा मुझे अंदर से पसंद नहीं है, तो मैं हिंसा कर नहीं सकता। तो मैं ऐसा रास्ता खोजूंगा कि मेरा धर्म भी निर्वाह हो जाए और मुझे हिंसा भी नहीं करनी पड़े। तो इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो समझदार होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो जैसे रघुराम राजन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, पढ़े लिखे आदमी थे, समझदार थे, इकोनॉमिस्ट हैं, और उनको मालूम था मेरे को हार्वर्ड में पढ़ाने को मिल जाएगा, मैं प्रोफेसर हो जाऊंगा। तो उसके सामने 2 था, भारत में रह करके आर्टिकल लिखते रहना, भाई उनको कोई भारत से निकाल तो नहीं रहा था, रिजर्व बैंक के गवर्नर से हटा रहे थे, लेकिन भारत में रहने से थोड़ी मना कर रहे थे। भारत के अंदर तो वो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना कि मैं अमेरिका में जाकर के पढ़ाऊंगा, इसके बजाय मैं वहां पढ़ाना पसंद करूंगा। इसलिए अधिकांश अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग इसमें थे वो चले गए, भारत सरकार के 2-3 सलाहकार चले गए। तो अधिकांश लोग है ना विदेशों में जाकर के पढ़ाना पसंद करते हैं। ये वो वाला रास्ता है, मैं बता रहा हूँ। कई लोग इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं और फिर वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो
उस चीज को कर नहीं सकते, क्योंकि इतना झूठ चल रहा होता है, साफ वो चीजें चल रही होती है। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में ये करना पड़ता है पॉलिटिशियन को, अदरवाइज उनको सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट मिलता नहीं है। अगर आप रैशनल बनाएंगे, लोगों को पढ़ा लिखा बनाएंगे, सही सही बात बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सपोर्ट क्यों करने लगे, कि वो तो असली चीज है। तो सपोर्ट लोग करें, उसके लिए झूठ बोलना पड़ता है, गलत आपको आंकड़े देने पड़ते हैं और दिखाना पड़ता है। पिछले वाले लेक्चर में आप देखोगे, पिछला लेक्चर जो आपने देखा उसमें आपने देखा होगा ना कि मैंने पड़ोसियों का कितना जबरदस्त खतरा, हुजूम जो है हमारे चारों तरफ लगा हुआ है, पड़ोसियों से कितना खतरा है हमको। लेकिन मीडिया में ऐसा देखो कि वो यूक्रेन में मदद कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ नेपाल हमको नहीं मान रहा है, श्रीलंका नहीं मानता, बांग्लादेश नहीं मानता। जो कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, भारत की कृपा दृष्टि पे रहते थे, वो आज हमको मानते नहीं, वो चीन की गोद में बैठे हुए। और चीन जो है यहाँ गांव 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारी जमीन ले चुका है, 2 गांव बना दिए हैं, पूरा राज्य कब्जा करने की तैयारी चल रही है, और हम लोग उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे। लेकिन भाव कैसे हैं, तो ये निगेटिव इमेज, इसका नुकसान होता है। लेकिन आक्रामक राष्ट्रवाद जो होता है, और जिसको मैंने अभी बताया आपको अल्ट्रा राइटिस्ट, वो ऐसा ही माहौल बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी क्लास में इसको आर्टिकल 51 से जोड़ा था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जोड़ा था। तो आप लोगों के लिए भी एक होमवर्क है कि आप डीपीएसपी तैयार करो इन दिनों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तैयार करो और नीति निर्देशक तत्वों को इससे जोड़ने की कोशिश करो। हर घटना को, करंट अफेयर्स को नीति निर्देशक तत्वों से जोड़ने की कोशिश करो। दरअसल पेपर जो नए पैटर्न पे आने लगे ना, वो ऐसे आने लगे, नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस आने लगे हैं वो आजकल ऐसे ही आने लगे। वो बड़े एनालिटिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका इसी प्रकार का एनालिसिस जो है वो मांगते हैं, और बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है, बहुत बैलेंस रखना पड़ता है। कहीं पे भी सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप रिजिम के खिलाफ हो या रिजिम के फेवर में हो, बैलेंस व्यू होना चाहिए आपका। और जो भी आप सरकार की आलोचना करना चाहते हो उसको सुझाव के तौर पे दे सकते हो कि मेरा सजेशन ये है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो पुराने पेपर पढ़ो, आप लोग सब पुराने पेपर पढ़ो, उनके क्वेश्चंस क्या है। मैं क्वेश्चंस के आधार पर बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस ऐसे हैं इसलिए आंसर ऐसे लिखने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चंस की डिमांड है, ये परीक्षा की डिमांड है, दरअसल ये यूपीएससी की डिमांड है। ठीक है, बीजेपी की डिमांड ये नहीं है। बीजेपी अलग चीज है, गवर्नमेंट अलग चीज है। मैंने आपको बताया था, नेशन बिल्कुल अलग चीज है। मैंने सबके कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग है, ध्यान रखिए। नेशन बिल्कुल अलग चीज है, राष्ट्र बिल्कुल अलग चीज है, राज्य बिल्कुल अलग चीज है, स्टेट, गवर्नमेंट बिल्कुल अलग चीज है, और फिर पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल अलग चीज है, और फिर नेता, लीडर लाइक नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल अलग चीज। इन सबको मिक्स कर दिया जाता है कई बार कि नरेंद्र मोदी ही राष्ट्र है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है नेशन, राष्ट्र, और राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती है। अमेरिका में जो इंडिया का आदमी है वो भी राष्ट्र महसूस करता है। हमारा प्रधानमंत्री वहां जाता है और किसी हॉल में सारे इंडियंस को इकट्ठा करके भारत माता की जय बोलता है, तो वो राष्ट्र हो जाता है। तो राष्ट्र की बाउंड्री नहीं होती। अमेरिका में भी भारत राष्ट्र हो सकता है, जापान में भी भारत राष्ट्र हो सकता है, अंटार्कटिका में भी हो सकता है, आर्कटिक सी में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। भारत राष्ट्र के लिए तिरंगा भी पर्याप्त है, जो चांद पे गड़ा हुआ है, चंद्रयान जो लेके गया, वो भारत राष्ट्र हो जाएगा। तो राष्ट्र कई तरह से प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राज्य, तो इसलिए संसद में जब राहुल गांधी बोल रहा था कि राज्यों का संघ है भारत, तो राज्य की बात कर रहा था, स्टेट की, कि भारत स्टेट जो है वो राज्यों का संघ है, यानी भारत राष्ट्र जो है वो राज्यों का संघ है। और संविधान का अनुच्छेद उसको राष्ट्र नहीं बोलता, क्या बोलता है, संघ बोलता है, कि भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसको भारत और इंडिया नाम होगा। क्या क्या है आर्टिकल 1? सॉरी,
और नाम क्या होगा, इंडिया या भारत। हिंदुस्तान नाम नहीं देता वो, इंडिया या भारत। आर्टिकल 1 यही कहता है। तो वो हुआ स्टेट। जो संविधान का अनुच्छेद 1 बोलता है वो क्या है, वो राष्ट्र नहीं बोलता, स्टेट। और स्टेट को चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है, राष्ट्र को चलाने के लिए गवर्नमेंट नहीं होती। ध्यान रखिए, राष्ट्र को राष्ट्र के नागरिक चलाते हैं, या यूं कहेंगे नागरिक शब्द भी राष्ट्र के लिए लागू होता है, राज्य के लिए लागू होता है। अब भारत राज्य के नागरिक है, भारत राष्ट्र के नागरिक नहीं है। राष्ट्र के लिए नागरिक शब्द जरूरी नहीं है, राष्ट्र के तो बेटे बेटी हो सकते हैं एक तरह से। इसलिए हम बोलते हैं ना राष्ट्रपिता, राष्ट्रमाता या राष्ट्रभाषा, या फिर राष्ट्र के बच्चे। तो हम तो राष्ट्र के बच्चे हैं एक तरह से। नागरिक किसके, हम राज्य के। भारत राज्य के नागरिक है, इसलिए जो भारत का नागरिक नहीं भी है वो भी भारतीय हो सकता है, और वो भी राष्ट्रवादी हो सकता है। जो भारत राज्य का नागरिक भी नहीं है, बल्कि उसने नागरिकता ले ली अमेरिका की, केनिया की ले ली, लेकिन वो भारत राष्ट्र का भावना रखने वाला हो सकता है। उसमें राष्ट्रीय भावना हो सकती है, नेशनलिज्म की भावना हो सकती है। तो राष्ट्रवाद की भावना किसी की बपोती नहीं है, उसके लिए किसी सीमा में रहने की जरूरत भी नहीं है। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जहां बना रहे थे वो भारत के राज्य की सीमा में थोड़ी था, लेकिन काम कौन सा था, राष्ट्रवाद का काम था, उग्र राष्ट्रवाद का काम था। बल्कि उनसे ज्यादा कोई भारत माता का सपूत हो तो बताओ, उनसे ज्यादा अगर कोई दावा करे कि मैं भारत माता का सबसे लाडला बेटा हूं या सबसे बहादुर बेटा हूं, तो सुभाष चंद्र बोस का दावा फिट होगा। लेकिन वो क्या भारत राज्य की सीमा में कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। सीमा में रहना जरूरी नहीं है उसके लिए। और फिर गवर्नमेंट क्या चीज है, भारत सरकार जिसको बोलते हैं, वो एक टूल है किसको, राज्य को चलाने के लिए, जो बदलता रहता है। भारत राज्य नहीं बदलता, भारत राष्ट्र नहीं बदलता, लेकिन सरकार तो बदलती रहती है, वो तो एक टूल है। अब वो सरकार जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है। तो यहां तक कि राज्य भी राष्ट्र नहीं हो सकता, सरकार भी राष्ट्र नहीं हो सकती है, और पॉलिटिकल पार्टी तो राष्ट्र बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक नेता राष्ट्र कैसे हो जाएगा। तो ये गलतफहमी पैदा कर दी गई है, और व्यक्ति पूजा की कोशिश हो रही है, ये तो और खतरनाक है। अब परिवार पूजा के विरोधी हैं, यहाँ तो और व्यक्ति तो ज्यादा सेंट्रलाइज हो रहा होता। परिवार का विरोध क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, ताकत एक परिवार में आ जाती है। एक व्यक्ति में आ जाना तो और खतरनाक चीज है। आप तो विकेंद्रीकरण के लिए गए थे ना, परिवार का विरोध कब करते हैं हम लोग, ठीक है। ये गलती है। अब मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राष्ट्र को कोई डैमेज नहीं कर सकता, इसलिए नर और नारी जन्म लेते हैं और मरते हैं, पर राष्ट्र अमर रहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि लोग मरते रहते हैं, जिंदा होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र को कुछ नहीं बिगड़ता उसका। एमपीपीएससी वाले का फेवरेट कोट है, एक पल्लवन के लिए पूछता है, हर दूसरे तीसरे साल पूछ लेता है हिंदी में कि इसको 100-250 शब्दों में लिखो। नर और नारी तो जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र अमर रहता है। तो तब आपको किताब लिख लो एक, वासुदेव नंदन प्रसाद, हिंदी व्याकरण अर्थ। जिसको भी एमपीपीएससी मेंस देना हो वो लोग वासुदेव नंदन प्रसाद की एक किताब खरीद लाओ। उसमें वो आपको उदाहरण में देगा, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी वही खरीद के लाता है, इसलिए मैंने आपको वही बता दिया। वो भी वहीं से उठाता है उसको, तो सेम वहीं से उठा के वो ले लेता है। तो आप उसका पढ़ जाओ पल्लवन, क्या लिखा हुआ है। दरअसल क्या है कि आपकी पीढ़ी में आकर के सब गुड़ गोबर हो गया, हम लोगों ने ये सब चीजें नहीं देखी थी। हमारे टाइम पे जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ये सब झंझट नहीं थे, ना ही बाहर टीचर ऐसा कुछ सिखाते थे, क्योंकि बहुत कंसेप्ट बहुत क्लियर थे और कहीं कोई डाउट नहीं था बहुत ज्यादा। और ये ऐसा कुछ खिचड़ा भी नहीं बना था। ये अभी अभी हुआ है पिछले 7-8 सालों में, सब सारा गड़बड़ हुआ है। खास करके जब आप ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी की बात करते हैं ना, तो यूपीएससी की तैयारी करते समय 2003 में जो है बदल दी।
उसको भगवाकरण बोलते हैं, सेफ्रोनाइजेशन बोलते हैं एनसीईआरटी का। और मनोहर जोशी जो है वो शिक्षा मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्री, उन्होंने बदल दिया सिलेबस, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि भगवाकरण हो गया इसका शिक्षा का, यानी कि एनसीईआरटी की किताब है। पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो साफ साफ टीचर सब बोलते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो। ओल्ड मतलब जिन्होंने इन्होंने भगवा किया ये मत पढ़ो। तो बात वही हुई ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके बाद जिसको बोलते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यही तो है। जब से वो भगवा हुआ वहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से करने की कोशिश की कि उसमें हिंदुत्व जल के हिंदुत्व को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाए। या हिंदुत्व को पहले बड़ा चढ़ा करके नहीं दिखाया गया था, या यूं समझ लो कि उसको वाकई में परेशान किया गया था। तो हम पुराना वाला, तो पुराना वाला किससे के आधार पे भाई? तो हमने तो युद्ध के रिजल्ट भी बदल दिए कि नहीं, महाराणा प्रताप जीते थे, अकबर हारा था हल्दी घाटी में। तो युद्ध के रिजल्ट बदलने से क्या होगा? आप तो पूरे इतिहास में जाके बोल दो नहीं नहीं मोहम्मद गौरी वो नहीं हुआ था, वो तो पृथ्वीराज चौहान ने मारा था उसको। पृथ्वीराज चौहान तो बाद में बीमारी से यहाँ मरे, वो वहां नहीं मरे थे। सारे शिवाजी का भी बोल दो ऐसे, शिवाजी का तो खैर सही बात है, लेकिन और भी कि औरंगजेब को कोई कैद में रखा था शिवाजी ने रायगढ़ के किले में। तो फिर बाद में बच्चे फिर सन देखेंगे ये 1780 में मृत्यु बता रहा है, इधर ये इधर हो रहा है, तो सिर खो जाएंगे। फिर बच्चे कहेंगे पापा ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ। टीचर को जाके बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बच्चा आएगा ना, क्योंकि कहानी में फिर आएगा नहीं इस किले पे आक्रमण तब किया था, बोले तो फिर रखा कैसे तो ऐसे बहुत सारे झंझट आएंगे। तो तब फिर अगली जनरेशन कंफ्यूज होगी। पाकिस्तान में होता है ऐसा, पाकिस्तान की किताबों में इतना बदलाव कर दिया गया भारत विरोधी कि वहां के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक तो मुसलमानों को मैंने बताया, मुसलमानों का जो धर्म है बड़ा डायनेमिक नहीं है। मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने चेंजेस नहीं किए अपने धर्म में। हिंदुओं में जितने चेंजेस चाहे हमने किए हो चाहे अंग्रेजों ने किए हो, राजा राम मोहन राय ने करवा लिए हो बेंटिक से करवा लिए हो, चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन हिंदुओं में चेंज बहुत हुआ है। और अम्बेडकर तो हिंदू कोड बिल बना के चले गए थे, यानी भयंकर चेंज कर गए, हर परिवार में चेंज हो गया। नहीं तो पहले बहुविवाह जो है हिंदुओं में ज्यादा था, हिंदुओं में ज्यादा था। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अम्बेडकर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो हिंदुओं में काफी चेंज हुए हैं, काफी डायनेमिक। मुस्लिम पर्सनल लॉ उस समय भी छोड़ दिया गया, उसको उस तरह से अमेंड नहीं किया जितना हिंदू कोड बिल को किया। तो लाने वाले थे, अंबेडकर चाहते थे कि मुसलमानों वाला भी कर ले, लेकिन नेहरू जो है वो चाहते थे कि थोड़ा डिले हो जाए, अभी घबरा जाएंगे, अभी पाकिस्तान से अलग हुए हैं, तो वो नहीं चाहते थे। तो नेहरू की सोच थोड़ी सी माँ वाली सोच थी, सोचे तो उसको तुष्टिकरण कहते हैं। मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण देके बताया था कि अगर आपके 2-3 बच्चे हैं और एक बच्चा पड़ोसी का कोई छोड़ के चले जाती है औरत कि मैं कहीं जा रही हूं और ये तुम दिन भर इसका ख्याल रखना, ठीक है? तो जितना रूल्स रेगुलेशन अपने बच्चों के लिए वो माँ बनाती है उस बच्चे के लिए नहीं बनाती, बल्कि अपने बच्चों को नहीं पूछती वो कई बार माँ कि तूने खाना खा लिया क्या। उसको पूछती बेटा भूख तो नहीं है ना, भूख तो नहीं लगी ना तुम, क्योंकि वो पड़ोसी का बच्चा है और शाम को माँ से शिकायत करेगा आज आंटी ने दिन भर मुझे खाने का भी नहीं पूछा तो चूंकि वो पाकिस्तान जाने से बचे थे और उन्होंने कहा था कि हम आपको सेलेक्ट करते हैं, हमें जिन्ना में विश्वास नहीं है, हम अपना पिता आपको मानते हैं, हम भारत में रहना चाहते हैं। और नेहरू के भरोसे थे एक तरह से, व्यक्तिगत रूप तौर पर नेहरू का प्रेम पसंद था, क्योंकि वोट डालने की बारी भी आती थी तो वो नेहरू को वोट देते थे, मुस्लिम लीग को नहीं देते थे, क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत था। और आपको मालूम है वो वाला जो सेपरेट इलेक्टोरेट के समय में 1909 से मुसलमान ही चुनाव में खड़ा हो सकता था और मुसलमान ही वोट दे सकता था। तो कांग्रेस का मुसलमान जो था वो जीत जाता था, मुस्लिम लीग का मुसलमान हार जाता था। इसलिए नेहरू को लगता था कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि यानी ये खुद मुसलमानों की पार्टी में विश्वास नहीं करते, मेरी पार्टी में विश्वास करते हैं जिसमें हिंदू मेजोरिटी में है। और इनको मालूम है कि हिंदू जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। तो इतना विश्वास है इन लोगों को। इसलिए अगर 1950 के आसपास ही अगर मैंने इनके खिलाफ बहुत सारे कानून बना दिए तो ये सोचेंगे कि जिन्ना सही कहते थे
कि बेटा तुम बहुत पछताओगे यहाँ रह करके, ये हिंदू तुमको बिल्कुल, इसलिए वो उन्होंने हस्तक्षेप किया। जैसे मैं बता रहा हूं ना कि वो जो माँ जो होती है वो कई बार उनके बच्चों को लगता है कि तुष्टीकरण कर रहे हैं, पड़ोसी का बच्चा है इससे बार बार पूछ रहे हैं। वो थोड़ा सा भी गिर जाएगा तो उसको उठाने पहुंच जाएगी कि तुम्हारी चोट तो नहीं लगी, क्योंकि उसको स्वस्थ देना है ना, लौटाना है उसको एक तरह से, या उसको दिखाना है कि हमने अच्छा केयर किया है इसका। इस चीज को हम लोग नहीं समझ सकते। जिसके साथ में बंटवारा हुआ होगा, यानी कोई मेहमान आएगी ना, महिला कोई, या बाद में अगर कोई महिला आएगी तो उसको लगेगा कि ये इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, इसके खुद के बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है, उसको बड़ा बेकार लगेगा। लेकिन जो लोग मौजूद होंगे उस बंटवारे के समय, यानी कि उस बच्चे को जब वो सौंप के गई तब वो क्या बोल के गई थी और इसने क्या बोल करके उस बच्चे की जिम्मेदारी ली थी, ये जो स्थिति है ये उसकी माँ का वो वाला, आप उसका आज मूल्यांकन करोगे नेहरू का तो आपको बहुत भेदभाव भरा लगेगा, लेकिन उस स्थिति में जाके देखोगे तो वो वैसा लगेगा। ठीक है ना। और वो अपरिहार्य था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको आपके हाथ में नहीं था, आप बोल नहीं सकते। कई बार ऐसी चीज होती है कि आपके घर पे बाइक है और पड़ोसी को बीमारी है और आप बाइक नहीं देना चाहते, लेकिन घर वालों ने किसी ने चाबी दे दी क्योंकि उसको हॉस्पिटल ले जाना था, और आप जब लौटे तब आपने कहा कि आप मना नहीं कर सकते थे उसको, मेरी बाइक क्यों दे दी उसको, और वो खराब कर देगा तो ये होगा वो होगा। लेकिन कई बार आप खड़े हो ना गेट पे और जब मांगना है हो सकता है आप खुद भी दे दो तो वो नौबत जिसके साथ आती है ना उसी के साथ आती है, जो शासक होता है और जो जिस समय में होता है। नहीं तो मोदी पाकिस्तान क्यों चले गए थे, इतना क्या प्रेम आ गया था, और नवाज शरीफ को पहली बार एकदम से क्यों बुला लिया था, पहली बार जब शपथ ले रहे थे तो क्यों बुला लिया था, और 17 बार शी जिनपिंग से क्यों मिल लिया, जबकि उसने तो आक्रमण कर दिया। इतना तो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं मिला भारत का, और भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अचानक से बिना सिक्योरिटी को और बिना विदेश मंत्रालय को बता रख के पाकिस्तान में उतरा ही नहीं, और ना ही किसी ने शपथ लेते समय किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया। पर ये पता नहीं दरअसल क्या होता है कि दूसरे के ऊपर आलोचना करना, लेकिन आप जब खुद प्रधानमंत्री है ना तब आप दुश्मन को भी दोस्त बनाना चाहते हैं। आप खूब आलोचना करते हो पिताजी के, आप उनसे क्यों मिलते हो उन अंकल से, या उनको अब की बार हमारे घर में कोई फंक्शन हो तो उन अंकल को बिल्कुल न्योता नहीं चाहना चाहिए, इन्विटेशन बिल्कुल नहीं देंगे। वो पता चला कि आपकी शादी और अंकल उधर से आ रहे तो आपने तुरंत कार्ड लिख लिया उनके नाम का और आपने खुद ने दे दिया, अंकल वो पापा नहीं कहा है कि आप ये आएंगे। आया ना समझ में? कभी कभी ऐसा होता है, ये जो शासक बनता है ना, जो उस पोस्ट पे होता है उसी को समझ में आता है ये सब। ऐसे बैठ के क्रिटिसाइज करना अलग चीज होती है। ठीक है, नरेंद्र मोदी का भी जब मूल्यांकन होगा तो आज से 20 साल पहले ऐसी गालियां पड़ेंगी, सोशल मीडिया जो भी रहेगा उस समय में हिचपिक रहेगा, पता नहीं कौन रहेगा किस नाम का रहेगा, मैं अंदाज से बता रहा हूँ। या मेटावर्स में जब घूम रहे होंगे तो मिला नरेंद्र मोदी एक रखा चाले आ गया मेटावर्स में तो थप्पड़ पड़ेंगे आप जिस पे भड़ास निकालना चाहते हो उसके नीचे अभी तो कमेंट कर देते हो। मेटावर्स में तो वो मिलेगा ना। और कैसे हो धर्मेश, इधर आप मैं बता मेटावर्स में तो धुलाई करोगे ना, और फिर वो रोएगा वैसे धड़ाम से गिरा, और फिर बहुत सारे लोगों की तालियां क्लैपिंग की आवाज। मेटावर्स में तो आप सब लाइव महसूस करोगे, ये सब आप सब डिजिटाइज होने वाला है। आपकी आंखें डिजिटाइज होंगी, आपकी आदतें डिजिटाइज होंगी। मेटावर्स में आपको डिजिटाइज करेगा, ज्यादा प्रिवेसी में घुसेगा जकरबर्ग। मेटा ऐसे ही तो बना है, हमने आर्टिकल पढ़ा अभी टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, मेटावर्स लिखा WORC बिल्कुल वर्स हो जाएगा। तो जिस प्राइवेसी की बात हम लोग कर रहे हैं वो बहुत भयंकर होने वाली है, क्योंकि मेटावर्स में आप मॉल में घुस रहे हो और आप उधर अगर नाइके का है वो जूता दिख रहा है, आपको टी-शर्ट दिख रहा है अच्छा सा सुंदर नाइके का, और आपको दिख गया, अब आपको खरीदना है, तो मेटावर्स में आप नाइके का शोरूम मान ले जाए, आपको उसने उतार दिया। जैसे ही आपने गूगल पे ना आपने उस पर आराम कुर्सी पर लेट गए तो आप पहुंच गए, मॉल में पहुंच गए, अमेरिका के मॉल में पहुंच गए, ब्रिटेन के मॉल में पहुंच गए, आपको पहुंचा दिया। आपने देखा कि थोड़ा सा, पर इसमें आपको आंखें घुमानी पड़ेगी ना, तो दूसरा आंखों को वो ट्रेस करेगा,
अगर मॉल में जाकर के आप आंख बंद कर लो, डीबी मॉल में जाकर के, तो एक शोरगुल सुनाई देता है बस, और कुछ दिखता नहीं है। तो आप मेटावर्स में जब गूगल में आंखें बंद कर लोगे ऐसे, तो आपको जिस जगह पर आप पहुंच गए हो वहां का शोरगुल सुनाई देगा। जंगल में हो तो साए साए, टाइगर के पास हो तो वो केवल वही सुनाई देगा, नेशनल पार्क में घूम रहे हो तो उसके अलावा और कोई सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपने आंखें खोली और उधर देखा तो वो शोरूम दिखाई देगा या वो आउटलेट दिखाई देगा जो उस तरफ है, इधर के लिए इधर। तो आपकी आंखें ट्रेस होंगी, आपकी पीपल ट्रेस होंगी, आपका मूवमेंट, आपका आंख बंद करना चालू होना, ये सब डिजिटाइज होगा। और ये जब डिजिटाइज होगा तो फेसबुक को, वहां पर मेटा को पता चलेगा कि अभी इसने आंखें बंद की, अभी खोली, उसके हिसाब से आपको व्यूज दिखाएगा। आ गया समझ में? तो इसका मतलब आपकी कितनी सारी हैबिट्स जो है वो, आपकी प्राइवेसी तो छीनने वाली है ना, बहुत कुछ छीनने वाली है। आपका बहुत सारे आंकड़े उसके पास जाने वाले हैं। तो मेटावर्स की दुनिया आने वाली है। अभी देखे जाओ, सारे नेता मिलेंगे, जिससे मिलना है मिल लो, जेल में लालू से देख के आना है, लालू को देख के आ जाओ कि क्या कर रहे हैं ठीक है। तो वो क्या क्या सुविधाएं देता है, लेकिन मेटावर्स की दुनिया है। गेमिंग में होता है ना, गेमिंग में मेरे पड़ोस में वो चिल्लाता रहता है लड़का, रात को 2, 2:30, 3 बजे, ऐसा लगता है जैसे इसको क्या हुआ, इनके घर में झगड़ा हुआ। मैं 2-3 बार तो पूछने के लिए गया वहां पे, मैं क्या बात है भाई? बोले नहीं, वो गेम खेल रहा है तो वो गेमिंग मेटावर्स में ही रहता है। गेमिंग वाले सारे लोग मेटावर्स में रहते हैं, एनवीडिया, ये सब चीजें। तो आने वाली दुनिया बदलने वाली है। तो आपका और ज्यादा वर्चुअल होने वाला, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और ये सब वर्चुअल रियलिटी जो है, ये सब बहुत आगे जाने वाली है। और ये दुनिया रहेगी। और तब देखिएगा मार्केटिंग, और आपको कोई चीज पसंद आ गई तो आप जैसे अमेजोन पे ऑर्डर देते हो वैसे ऑर्डर हो जाएगा वो, और आपका जो खाता है उसमें से पैसे कट जाएंगे। जब आप गूगल खोल के देखोगे तो बोलेगा 4,700 रुपया डेबिट। हाँ, मतलब ये काम किया आज आपने, क्योंकि आप मेटावर्स में अपना एक अकाउंट नंबर दोगे, है ना। हालांकि बिटकॉइन का और उसका भी रहेगा, लेकिन अभी तो हम लोग अपना एक्सिस बैंक या SBI और इन्हीं का अकाउंट देके ही काम चलाएंगे। जो भी क्रेडिट कार्ड उससे जोड़ेंगे उसमें से पैसे कट जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं आएगी, वो 3-4 दिन बाद जैसे अमेजोन वाला पार्सल दे जाता है वैसे वो आ जाएगा, जो आपने पसंद किया मेटावर्स में। तो शॉपिंग होगी, शॉपिंग की दुनिया बनेगी। तो ये होगा। स्टेडियम में आप मैच देखना चाहते हो, लगेगा आप वहीं बैठे हो और सामने मैच चल रहा है और टिकट कट गया आपका स्टेडियम वाला, मेटावर्स का। तो स्टेडियम में 200 रुपया, 500 रुपया, जो भी आजकल कितना लग रहा है, मैंने तो 200 रुपये में देखा था मैच तो अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो लेकिन अब तो मुझे लगता है ज्यादा लगता होगा। तो वो जो है उतना पैसा कट जाएगा, आपने लाइव मैच देख लिया, ठीक है। जैसे ऑनलाइन क्लास में सीट तो ऑक्यूपाई नहीं होती, लेकिन बच्चा तो देखता है, पूरा क्लास देखता है। और सामने ऑफलाइन में तो सीट फुल हो जाती है। उसमें मेटावर्स में अगर स्टेडियम की क्षमता 50,000 है तो 50 लाख लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि मेटावर्स से देख रहे हो। तो मेटावर्स में बहुत सारी चीजें होंगी, 3D एक्सपीरियंसेस, लिविंग एक्सपीरियंसेस होंगे। तो मेटावर्स पढ़िए, तो एक होमवर्क आपके लिए ये हो गया। मेटावर्स पे तैयार कीजिए, आने वाले समय में अगले 10 साल तक मेटावर्स पे क्वेश्चंस आएंगे। आप अगले 5 साल में मुझे लगता है आप लोग अपना करियर कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं। तो आपको मेटावर्स के क्वेश्चन श्योर जो है, वो मेटावर्स क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है, राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा, ठीक है, क्या फेसबुक आगे चल पाएगा या बिल्कुल डूब जाएगा, और लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसमें कैसे करेंगे, इसके साथ ई कॉमर्स और ये कितना डेवलप होगा, वो चीजें कितनी होंगी। तो किसी भी एंगल से आ सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितना होगा, गेमिंग इंडस्ट्री को कितना कुछ होगा, कंपैरिजन करिए, पढ़िए, थोड़ा सा विकिपीडिया पे जाकर के देखिए, कुछ आर्टिकल पढ़िए, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा डाइवर्ट हुए, लेकिन इसके साथ और एक होमवर्क, नीति निदेशक तत्वों को जरूर करिए, DPSP को करिए। मैं अपनी क्लास में भी पढ़ा रहा था, तो DPSP को मैंने बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ा। DPSP आदर्श है, किसके लिए आदर्श है? राज्य के लिए आदर्श। DPSP राज्य के लिए आदर्श है, और उसमें गांधीवाद भी है, उदारवाद भी है, मार्क्सवाद भी है, कम्युनिज्म भी है, दिखाई पड़ता है ना, साम्यवाद भी दिखाई पड़ता है, यानी समाजवाद भी दिखाई पड़ता है। तो सबकी खिचड़ी है, सब कुछ है उसमें। और मुझे उसमें अद्वैत भी दिखाई पड़ता है, शंकराचार्य का, और उसमें कृष्ण के उपदेश भी दिखाई पड़ते हैं, मुझे उसमें मानवता भी दिखाई पड़ती है, मुझे उसमें कबीर भी दिखाई पड़ते हैं, नानक भी दिखाई पड़ते हैं। तो जो पर्सनालिटीज आप 4th पेपर में पढ़ते हो, एथिक्स पेपर में, मुझे वो सारे दिखाई पड़ते हैं उसमें।
क्योंकि सारे विकास की बात करते हैं, सारे मानवता की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट। और भारत में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार खुद ही कॉन्सेंट्रेशन करवा रही है, अडानी अंबानी की पूंजी बढ़वा रही है सरकार खुद। तो एक और मैं फैक्ट जो मैंने पढ़ा है, अभी अपनी क्लास में भी पढ़ा है, आपके साथ शेयर कर दूं। अंबानी टेलीकॉम इंडस्ट्री के बाद अब रिटेल लेंडिंग में उतर रहे हैं। और टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी जब वो उतरे थे तब दो एजेंसी की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी तो थी ही कि वो चोर को ना घुसने दे, सरकार की जिम्मेदारी होती है। मकान में जो लोग रहते हैं उन लोगों के परिवार में रहने वालों की जिम्मेदारी होती है, परिवार के मुखिया की भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे घर में कोई घुस ना पाए। लेकिन आपकी सोसाइटी का बाहर जो चौकीदार है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो ना घुसने दे चोर को। और शहर की जो कॉलोनी का जो पुलिस स्टेशन है उसकी भी जिम्मेदारी है कि इस कॉलोनी में चोरी ना हो पाए। तो जो चौकीदार है आपकी सोसाइटी का बाहर जो गार्ड खड़ा रहता है वो हुआ एक तरह से ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। और वो जो पुलिस वाला काम है वो है CCI, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उन दोनों की भी तो जिम्मेदारी है कि ऐसे कैसे एक कंपनी जो है वो अपना टेलीकॉम अपना पूरा सिम भी फ्री कर दिया और पूरा फ्री कर दिया और कहा कि मोबाइल फोन भी 11 महीने के लिए ले जाओ, 11 महीने बाद किस्तों में चुका देना 11 महीने में। ये छूट आप कैसे दे सकते हो किसी एक कंपनी को? फ्री में करने की छूट कैसे दे सकते हो? कंपटीशन कमीशन को आगे आना था ना, ट्राई को आगे आना था, और गवर्नमेंट को तो अनुमति देनी नहीं थी। तो तीनों एजेंसियां फेल रही। फेल क्या रही? चुप रही। या तो उन्होंने पैसे खाए होंगे, घूस खाई होगी, और 40 करोड़ यूजर हो गए जियो के। अब चूंकि उसके पास 40 करोड़ यूजर है तो उसने व्हाट्सएप के साथ इन्वेस्टमेंट करा लिया, फेसबुक के साथ इन्वेस्टमेंट करा लिया। फेसबुक को और व्हाट्सएप चूंकि फेसबुक का ही मेटा का ही पार्ट है, इंस्टाग्राम और ये, तो मेटा के साथ मेटा कहेंगे उसको, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई एक व्यक्ति ले गया फेसबुक का। फेसबुक पूरी दुनिया से कमा रहा है 200 करोड़ लोगों से, लगभग 195 करोड़ यूजर है उसके। उन सब से जो पैसा कमा रहा है उसका बड़ा पार्ट उसने मुकेश अंबानी को पकड़ा दिया। तो ये सब भी तो इसी वजह से हुआ क्योंकि जियो के 40 करोड़ यूजर हैं। और ये सब बनाने में सरकार ने और कंपटीशन कमीशन ने और ट्राई ने सबने मदद की। तो उसको जायंट बनाया किसने? अब चूंकि इतना सारा पैसा है और खुद के 11,000 रिटेल शोरूम है रिलायंस के, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल और ऐसा करके 11,000 पूरे भारत में। उसमें आप कोई सामग्री खरीदने जाते हो तो तुरंत एक आदमी आता है, सर मैं बजाज से हूं, बजाज फाइनेंस से आप ये 40,000 रुपए का फ्रिज ले जाओ, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, 10 किस्तों में हम काट लेंगे आपके बैंक अकाउंट से। तो बजाज फाइनेंस जैसे, NBFC, HDFC जैसे और एक्सिस बैंक जैसे, ICICI जैसे, कोटक महिंद्रा जैसे, ये सब जितने NBFCs हैं जो बैंकिंग नहीं है, इनके अलग NBFC फर्म्स है। वो NBFC फर्म्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो ये वाली जो हैं, ये क्या करती हैं? ये रिटेल लेंडिंग में लोन देती हैं। ये बैंकिंग का काम नहीं करते, डिपॉजिट और इस तरह से वो काम नहीं करते, ये लोन देने का काम करते हैं। और उसका एक परसेंटेज वो उससे लेते होंगे, रिलायंस वाले से। अब रिलायंस वाले के बारे में तमाम आर्टिकल आ रहे हैं अखबार में कि अब वो रिलायंस लेंडिंग में उतर रहा है, यानी कि कंपटीशन कमीशन फिर चुप रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर चुप रहेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर चुप रहेगी, और रातों रात ये सारे NBFCs हैं, ये सब जीरो हो जाएंगे। एक और ब्लड बाथ होने वाला है। और उस ब्लड बाथ में न तो आइडिया टिक पाया, न उसमें एयरटेल लंगड़ाता रहा, कुछ लोग तो गायब ही हो गए हमेशा के लिए, और BSNL अब आपको बहुत बुरी स्थिति में दिखता है। तो जो टेलीकॉम पर ब्लड बाथ है उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक रहा। तो फिर रिटेल लेंडिंग में जब ये उतरेंगे तो इनको रोकने वाला कौन है?
क्योंकि इनका खुद का जियो की सिम है, क्योंकि उसी को लेकर के आप उसके मॉल में जाओगे, वहां पर बजाज वाला नहीं होगा, क्योंकि बजाज वाले के साथ वो टाइप खत्म कर देगा, उसके कहने से सामान बेचेगा ही नहीं। वहां पर अब रिलायंस वाला ही बच्चा आएगा और वो कहेगा कि उसका वेंडर आएगा, वो कहेगा कि आप 40,000 का कुछ लेना चाहते हो, 10 किस्त में दे देना। रिलायंस रिटेल लेंडिंग वाले आपको वो करेंगे, RRL वाले फंडिंग करेंगे। तो जो काम बजाज एलियंस का वो बजाज वाला करता था, फाइनेंस वाला, वो ये खुद करेंगे। और चूंकि आपकी हैबिट्स जो है सर्च करने की और आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और ये सब तो व्हाट्सएप और फेसबुक, और चूंकि खुद ही जियो खुद ही एजेंसी है, तो आपका बैंक अकाउंट कैसे आप कर रहे हैं, मैसेज कौन कौन से आते हैं, तो पढ़ ही लेते हैं। वो तो सब बहुत आसानी से AI के थ्रू सब हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कौन कर्जा देने लायक है, कौन कर्जा आसानी से लौटा देगा, कौन अच्छा कस्टमर है, बुरा कस्टमर है, ये सब तो डेटा उनके पास वैसे ही हो जाता है सर्वे में। तो बहुत आसानी से आपको ट्रैक किया जा सकता है और बहुत आसानी से उनको ग्राहक मिलेंगे और सॉलिड ग्राहक मिलेंगे, क्योंकि बजाज वाले के पास तो ये भी नहीं था सिस्टम, इसके पास तो ये भी सिस्टम है। सोशल मीडिया का बिहेवियर भी पता है आपका, कि आप कौन कौन सी चीजें सर्च करते हो, देखते हो, गूगल पे क्या करते हो, ये सब कुछ पता है उनको। और सबसे बड़ी बात, उसके लड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकेश अंबानी के, तो वो बोल रहा है कि हमने 10 लाख लोगों को रिलायंस मार्ट से जोड़ दिया है, किराना व्यापारियों को 10 लाख किराना व्यापारियों को रिलायंस मार्ट से जोड़ दिया है। तो 10 लाख किराना व्यापारी रिलायंस मार्ट पे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यानी कि अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से रिलायंस मार्ट पे अपनी ग्रोसरी की लिस्ट डालोगे, महीने भर का सामान जो आप मंगाते हो, और लोकल किराना व्यापारी आपके घर पहुंचा देगा और पेमेंट कट के जाएगा, जैसे उबर वाले के पास जाता है, ओला वाले के पास जाता है, जोमेटो के पास जाता है। जोमेटो फिर उस सर्विस प्रोवाइडर को पे करता है, या रिलायंस वाला फिर उस किराना वाले को पे करेगा। आपका पेमेंट कट के किसके पास जाएगा? रिलायंस के पास। आ गया समझ में? तो जैसे वो डिलीवरी करता है और आप पेमेंट करते हो, पेमेंट अमेजोन वाले के पास पहुंच जाता है, उसका उबर वाले के पास पहुंच जाता है, ओला वाले के पास पहुंच जाता है, जोमेटो पे पहुंच जाता है। आप पैकेट ले लेते हो अपना, ठीक वैसा इसके साथ होगा। बल्कि वो उससे बढ़ के बोल रहा है कि हम प्रत्येक किराना व्यापारी को 5 लाख से 10 लाख रुपए का कर्जा देंगे। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई। यानी कि लोन लेने के लिए 12 लाख या 10 लाख जो किराना व्यापारी उसके रिलायंस मार्ट से जुड़े हैं, प्रत्येक व्यक्ति को यदि 5 लाख का किराना उधार दे दिया, तो वो उधार सामान नहीं देगा, वो 5 लाख उसके वाउचर में डालेगा, कहेगा कि ये 5 लाख का हमने आपको लोन दिया, ये 5 लाख आपको लौटाने। अब आप इसमें से 5 लाख में से 4 लाख का खरीदना चाहते हो तो 4 लाख का किराना खरीद लो, फिर इसको बेच करके और हमको वापस जमा करा देना। तो लोन के लिए ग्राहक तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10-12 लाख जो रिलायंस मार्ट पे रजिस्टर किए वही अपने आप में कंज्यूमर हो गए, उसके ग्राहक हो गए। आगे समझ में? तो बहुत बड़ा गेम खेला है हमने। और एक एक आदमी को 5-5 लाख का 10 लाख लोगों को लोन देंगे तो मार्केट ढूंढने की जरूरत ही नहीं। NBFC का सबसे बड़ा जॉइंट भारत का। और आपके रेगुलेशन RBI को जो रोकना टोकना चाहिए, तो आपको लगता है RBI रोकेगा? आपको लगता है भारत सरकार रोकेगा? आपको लगता है CCI रोकेगा, इसमें इंटरफेयर करेगा? तो नेक्स्ट ब्लड बात, और आपकी सारी कंपनियां ध्वस्त, और एक ही कंपनी फिर से आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो DPSP तो कहता है कि संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होने देंगे, लेकिन भारत सरकार चुपचाप होने दे रही है, और कोई आवाज उठाता है तो सुनती भी नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो आपका आर्टिकल तो धराशायी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो धूल चाट रहा है। तो DPSP की धज्जियां ऐसे उड़ाई जाती है। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको फ्यूचर बताया जो अब होगा, अब होने जा रहा है। ये अभी हुआ नहीं, ये अब होगा, और आपके सामने, आंखों के सामने हो चुका है पहले। तो ये उसी की तैयारी है। और बाद में मेटावर्स आएगा और कुछ आएगा और वो सब चीजें होंगी, तो फिर कितना अफेक्ट होगा ये सब फील्ड। यानी बहुत फ्यूचर की सोच रहे हैं हम लोग, और आप लोग व्यापार के तौर पे, ट्रेडर के तौर पे उस तरह से सोच नहीं पाते। तो आज के लेक्चर में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ है, एवरीथिंग, पूरा सिलेबस है। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और माइंड डेवलप कीजिए।
ठीक है, फायदे में रहोगे, बहुत अच्छा लिख पाओगे, इंटरव्यू में अच्छे से जवाब दे पाओगे, कॉन्फिडेंस से। नॉलेज रहेगा तो दोगे। इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कीजिए। देखिए दुनिया में तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, युद्ध भी होते रहेंगे, ये भी होगा, कभी कभी तानाशाह आएंगे, कभी नया कितनी पार्टियां आएंगी, पता नहीं क्या होगा दुनिया का आगे का, हम लोग नहीं जानते क्या साइकिल बनेगा। लेकिन इंटेलेक्चुअल आदमी की हमेशा जरूरत होगी, और सही सलाह देने वाला, सही ज्ञान वाले लोगों की हमेशा पूजा सदियों से होती आई है, चाणक्य के जमाने से होती आई है ना, कबीर के जमाने में हुआ, सभी के जमाने में हुआ, तो आगे भी होगा। ज्ञान का जमाना है, ज्ञान की सदी है। चलिए शांति पाठ।